अंकित जी लाइव नहीं हुई अभी? लाइव हो गई शायद। मैसेज तो आ गया सर। हम लोग अपनी वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। आज के हमारे सरस्वती पुत्र अपनी वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है माइक्रोफोन प्लीज अपने म्यूट कर लीजिए। आपको मेरे साथ साथ आप लोग गायत्री मंत्र का रिसाइट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। हमारे सरस्वती पुत्र अंकित जी पधार चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आज का प्रारंभ करें। उद्बोधन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज की 251 वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। 251 अपने आप में शुभ होता है और आज इस शुभ अवसर पर गोवर्धन है, तो गोवर्धन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज आ रही है सर? ऑडियो वीडियो गड़बड़ है कुछ अंकित जी। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा था। वीडियो नहीं आ रहा अंकित जी। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्योंकि मैं गाँव आया हूँ। अब आ रही है सर वीडियो? सर वीडियो आ रही है सर? अटक रहा है अंकित जी, वीडियो अटक रहा है। एक सेकंड। अभी भी नहीं आ रही सर? उसके लिए रुकना पड़ेगा फिर आपको। अभी तो होना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा वाला कुछ नहीं किया गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आ रही है सर वीडियो? आवाज आ रही है सर, वीडियो नहीं आ रहा। अब आवाज पे क्लास दे दीजिए क्योंकि वहाँ आपका डिस्टर्बेंस है आज। वीडियो अब भी नहीं आ रही सर? वीडियो फोटो आ रहा है, जैसे मूवमेंट होता है ना इसी वैसे नहीं है। आवाज आपकी एकदम साफ आ रही है। ठीक। अब सही है सर? हाँ, आवाज साफ आ रही है आपकी सर। ठीक ठीक है सर। सर आज का हमारा जो टॉपिक है वो आरसीएम को लेकर है। आरसीएम की लाइबिलिटी जो मेटल स्क्रैप पर है, तो उस पर क्वेरीज थी कि मेटल स्क्रैप पे जो आरसीएम जमा होना है वो कैसे जमा होना है और किस किस के लिए लाइबिलिटी है। तो उसमें सभी के अपने अपने अलग मत आ रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि वो 2.5 लाख रुपए की सिंगल इनवॉइस पे है या 2.5 लाख की पेमेंट पे है। तो सभी के इसमें अलग अलग व्यूज हैं, तो उसी पे हम ओपन डिस्कशन करेंगे कि
सबकी अपनी अपनी राय क्या है एक बार जानते हैं, और उसके बाद एक मत हमें होना चाहिए कि हम किस चीज पे अपना आरसीएम एप्लीकेबल करें। संजय सर, इसमें आप कह रहे थे कि आपने कुछ थोड़ा सा इसमें डिस्कशन किया है। हाँ हाँ संजय सर जुड़े हुए हैं? हाँ, अब उनका म्यूट हो गया। संजय सर। जी हाँ जी सर। देखिए, जो नोटिफिकेशन 6 आया है वो जो कह रहा है, जी वो तो ये कह रहा है कि सबसेक्शन 9(3) का जो इसमें ऐड किया, इसमें इन्होंने अमेंड किया आपका नोटिफिकेशन नंबर 4/17 को, जी इसके अंदर इन्होंने मेटल स्क्रैप को आरसीएम के अंदर ले आए। हाँ जी। सेक्शन 51 से जब इसको जोड़ा है, तो सेक्शन 51 पे यदि हम चलते हैं तो वहां पर एक लैंग्वेज, एक मिनट रुकिए मैं पढ़ के बताता हूँ सेक्शन 51 क्या कह रहा है। ठीक है, सेक्शन 51 कहता है टैक्स डिडक्ट टैक्स हो जिसपे इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया इसको, notwithstanding anything to contrary contained in this act the government may mandate so and so, खोल दिया डी के बाद। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है वर्ड कि जी वर्ड आ रहा है कि हियर एंड आफ्टर द सेक्शन रेफर द डिडक्टेड टू डिडक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, इसके लिए 2% कर दिया, फ्रॉम द जी पेमेंट मेड टू क्रेडिट टू द सप्लायर, जी ठीक है, ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, where the total value of such supply under a contract exceed 2,50,000। जी। अब क्योंकि इससे जो हम समझ पा रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ना कि इनवॉइस वैल्यू। नहीं, वो बात बिल्कुल बात सही है अंकित जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या होल है। यदि मैं किसी व्यापारी से एक बार में लेता हूँ 50-50 हजार की, 5 बार में मैं लेता हूँ जी, तो मेरी लायबिलिटी जब 2.5 लाख पूरी होगी तब होगी, या 2.5 लाख रुपए का मैं एक सिंगल शॉट से खरीदता हूँ तब होगी? वर्ड यहाँ पर आया है सर, वो आया वेयर द टोटल अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। सर एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं जी तो उसमें ये आता है कि अगर हमने कोई माल खरीदा है, जी जब भी हम सेल परचेज करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गया जब हम कोई वर्क करते हैं, जी अगर हम कोई माल परचेज करते हैं तो हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो परचेज ऑर्डर के रूप में हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखेंगे तो उसमें कोई पेमेंट वैल्यू तो अंकित भाई, आपका कहने का मतलब हर बार जो परचेज करते हैं वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे आप? वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर कहीं किसी देखो सरकारी डिपार्टमेंट से आपने कोई इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में आप अलग अलग इनवॉइस से लेके जा रहे हैं, फिर तो उसमें नहीं ये चीज लागू होगी। नहीं तो लेकिन अगर आप किसी, वहां हाँ जी, लेकिन अगर आप किसी दुकानदार से सेल परचेज कर रहे हैं तो वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट एक अलग अलग परचेज ऑर्डर है। तो सर यदि मैं अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट से कहता हूँ कि भाई तुम मुझे 2 लाख रुपए का माल भेज दे, हर बार में अलग अलग भेजो, 50-50 हजार की, 40-40 हजार की 5 इनवॉइसेस भेजो, मेरा सर ऑर्डर अगर उन सब की पेमेंट अलग अलग हो रही है तो मेरे हिसाब से वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में मेरी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी? मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। करके तब मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए सर। चाहे कितना भी खरीद लूं, मैं 10 लाख खरीद लूं, तो पर्पस हाँ क्या जी। है गवर्नमेंट का? सर गवर्नमेंट का पर्पज है जो बड़ी ट्रांजैक्शन को जी अपने, जो सिंगल ट्रांजैक्शन बड़ी हो जाती है उन ट्रांजैक्शन को चेक करने का, जहां तक मैं समझता हूँ। ये तो स्क्रैप के बड़े डीलर तो उनके रडार पर हैं ही। अल्टीमेटली जो ये आरसीएम जब लाए ना, तो वो पैटी सर बड़े डीलर भी है, लेकिन क्या होता है छोटे डीलर भी अगर कोई बड़ा माल लेके जा रहे हैं तो उस चीज पे उनकी निगाह पहले से हो जाती है। उस पे वो एक एडवांस टैक्स एक तरीके से वसूलना चाह रहे हैं कि 2% एडवांस उनके पास कैश में आ जाए। अभी तक क्या होता है, वो आईटीसी का जो लेन देन रहता है वो रहता है, जब उनके पास एक 2% कैश में ट्रांजेक्शन आ जाएगी तो वो फिर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। 2% कैश अगर टैक्स आ रहा है तो जहां तक मैं समझता हूँ अभी कोई प्रॉफिट कम दिखा के उस टैक्स को बचा रहा है। जी भाई, एक चीज आपने नोट किया हुआ, स्क्रैप के डीलर में जो बड़े डीलर है उनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ओनली 1% होता है, हाँ जी बड़ा से 1% है। तो अब आप बताइए, जी मेरा टोटल 1 करोड़ का परचेज है मेरी, ये 10 लाख की परचेज है, मेरा मार्जिन है केवल 1%, हाँ जी। कितना हुआ सर? अब वहाँ पे गवर्नमेंट तो
गवर्नमेंट तो 2% एक तरीके से वो वसूल के कैश खड़ा करना चाह रही है ना, टैक्स खड़ा रहे उनका किसी पैसा तरीके से। ड्रॉप नहीं हो रहा, मार्जिन से भी ज्यादा जा रहा है। हाँ जी, मार्जिन से बहुत ज्यादा जाएगा। हाँ, जो पेमेंट जा रहा है वो मेरे ट्रांजेक्शन पे जा रहा है। हाँ जी, यदि मेरा 1 करोड़ ट्रांजेक्शन है तो 2 लाख रुपए तो मेरे चले गए इस पे, जबकि मुझे प्रॉफिट है मेरा 1 लाख रुपए। हाँ जी। मेरा 1 लाख और रुपए हो रहा है ना साइकिल में। जी 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 जी। मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ लायबिलिटी से। और वो भी उसमें तभी होता है अगर जब उसके पास स्टॉक वैल्यू कम हो जाती है, आईटीसी से वो एडजस्ट होता रहता। लेकिन अब यह है कि एक एडवांस में जमा हो गया है एक अमाउंट, तो सरकार एक रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये चीज ला रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैंने यदि 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा, उस पे सामने वाले ने 2% मेरा टैक्स काट लिया। मैंने हाँ 1 जी। करोड़ का माल 1% बेनिफिट से भेजा, 1 करोड़ 1 लाख रुपए का, तो मेरे हाँ जी। प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। उस पे उस मेरे 1 लाख पे क्या बनना? उस 1 लाख पे 18% से 18,000 रुपये टैक्स बनना। 1 लाख रुपए मेरा, 2 लाख टीडीएस कट गया। हाँ जी तो ये मेरा ब्लॉक। अंकित सर, जी। व्यापारी के हिसाब से मैं कुछ इस पर ध्यान दूं आप लोगों को? ये बताइए। जी बताओ। ये जो स्क्रैप जो है कहाँ से निकलता है? पहला प्रश्न ये है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो डैमेज या जो कैलकुलेशन उसके 10-15% स्क्रैप में कैलकुलेट करता है। इस पैसे का तो वो माल के साथ इनपुट के साथ अपना पेमेंट ले लिया, एडजस्ट कर लिया। अब स्क्रैप को वापस बेचता है तो उस स्क्रैप पर सरकार वापस से टैक्स लेना चाहती है कि उस स्क्रैप का भी सरकार को रेवेन्यू वापस मिले। वो आरसीएम के मार्फत अपने से अदाई करना चाहती है। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। बोथरा सर, जी, ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स में से जो स्क्रैप बचता है, या जो फैब्रिकेशन वाले व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी जो एंगल गेट्स बनाते हैं, इनके जो टुकड़े बचते हैं, ये जो कबाड़ी वालों को बेचते थे, ये कबाड़ी वाले बड़े कबाड़ियों को बेचते हैं, जो इसको रिसाइकिल करके आपके आयरन रॉड, आयरन एंगल्स बना देते हैं। तो सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा कहीं, और ये टैक्स की चोरी जो चल रही थी, छोटे छोटे व्यापारी कहीं है तो है नहीं। इसीलिए कि कबाड़ी से यदि आप माल खरीदोगे तो 18% आप आरसीएम में जमा करके अपनी छूट ले लो। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। लोहे टू लोहे यदि आप कर रहे हो, B2B में कर रहे हो बड़ा ट्रांजेक्शन, तो 2% का टीडीएस काट लो। हमारा ये कहना है कि 2% का टीडीएस जो उनका व्यापार है, उनके व्यापार में जो मार्जिन तो केवल 1% का है बड़े व्यापार में, और टीडीएस 2% कट रहा, तो उनकी आईटीसी, उनका जो क्रेडिट ब्लॉक होगी नहीं हो पाएगी। कैश लेजर अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर वो रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो वैसे रडार पे नहीं आएंगे। तो दोनों तरफ से है ना। संजय सर। जी जी रुपेन जी। सर कैसे सर, वो इसमें देखो ना, अकेला 2% जीएसटी नहीं है ना, 1% वो टीसीएस भी लग जाता है ट्रेडर को परचेज करने के टाइम का। ट्रेडर तो 27 भी नहीं दे पाता ना जी, वो भी इशू है। और अगर वो नहीं है तो 0.1, 50 लाख से ऊपर 0.1 भी है। और ये जो दूसरा सर कह रहे हैं ना, 50 लाख के ऊपर वाले पे तो वो 0.1% वाला खत्म हो गया ना, जो कैश लेजर वाला था प्रोविजन। नहीं 0.1 नहीं ना, फिर वो 1% तो लग ही गया ना। अगर टीसीएस लग गया, अगर नॉर्मल वाले पर 0.1 लग गया, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग वाले पर, दोनों तरफ से ही मतलब। वही तो रुपेंद्र जी कह रहे हैं कि उनका मार्जिन तो 1% तो टीडीएस। हाँ सर, मैक्सिमम 1% है, वो तो 50 पैसे पे खेलते हैं ये। मैं भी वही बता रहा हूँ, क्योंकि आयरन के बड़े डीलर हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई होगी आयरन की, मतलब मेटल स्क्रैप की, जो बड़े डीलर होंगे तो उसमें बहुत कम होता है मार्जिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, क्योंकि ये कैश है ना, ये कैश पे बिकती है, मतलब इस पे उधार है नहीं, इसलिए इस पर मार्जिन भी कम है। सर एक मुझे अभी डिस्कशन में शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आरसीएम में तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो 0 पर ही लग गया ना। जी जी बिल्कुल। आरसीएम तो अनरजिस्टर्ड परचेज में कोई इनवॉइस वैल्यू का कोई इंटरप्रेट कर रहा था, आप मतलब सोच सकता है नहीं आरसीएम का तो कोई, वो शायद आपने शुरू में बोला था, मुझे इसे इंटरप्रेट कर। नहीं वो आरसीएम और टीडीएस दोनों चीजें हैं ना एप्लीकेबल। आरसीएम तो 0 पर ही है, वो तो जो भी इनवॉइस वैल्यू। संजय सर, एक चीज और क्लियर करिए आप जी। जैसे छोटे भांगड़ वाला से मैंने माल परचेज किया, और परचेज करके उसको आरसीएम का जो टैक्स की जो वैल्यू बनती है मेरे हिसाब से, वो मैं कब जमा मैं पेमेंट किया उसी महीने में करूं कि उसकी जो टाइम पीरियड है उस दिन के अंदर पेमेंट करूं? पूरे महीने जब परचेज करी, जिस महीने में परचेज करिए उसके अगले महीने में, जैसे अगले महीने में 30 तारीख से पहले दे दूं, अगले महीने के 20 तारीख से पहले इससे पहले पेमेंट कर दूं उसका। हाँ
और मेरी आरसीएम पे करना होगा। है साहब, आरसीएम का चालान आप अलग से जमा करा करिए। अच्छा, टैक्स भी बनना है आउटपुट का, तो उसका चालान अलग रखिए, इसका अलग रखिए। तो हो सकता है कभी आपने टैक्स जमा किया तो, क्योंकि वहाँ हेड एक ही होता है, बाइफरकेशन की परेशानी आती है कि ये फिगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी की है या आरसीएम की है। वो तो आरसीएम वाला जब रिटर्न जमा देंगे तो उसमें वहाँ इनपुट परचेज दिखा के आरसीएम का पैसा जमा दिखा देंगे हम। ये तो आरसीएम का अलग से रिटर्न थोड़ी ना जाता, वो तो एक ही 3B के नहीं, अंदर नहीं, वो तो 3B में जाता है ना, जो इनपुट सर्विसेज है उसमें। अब बोथरा जी, मेरा ये कहने का मतलब है, आपकी आरसीएम लायबिलिटी है जीएसटी में 5-5 हजार रुपए, और हाँ, उस साल में आपको अलग से टैक्स भी अपना आउटपुट रखना है 10-10 हजार रुपए। तो जब आप अच्छा, जमा करोगे तो 15-15 हजार रुपए हो गया ना, 5-5 हजार उसका अच्छा, टैक्स का हेड हाँ, एक ही है। तो कब हाँ, आप साबित कर पाओगे कि ये 15 में हाँ। मेरा आरसीएम है? नहीं, नहीं, वो वो तो तो वही आपकी बात को क्लियर कर रहा था मैं, आपने क्लियर कर दिया अब। वहां पर ये देखना, 2 चालान जमा कर दें, 10 हजार रुपए का एक अलग कर दें आउटपुट लायबिलिटी का, 5 हजार का आरसीएम का। ये मैंने आज जमा किया और इसी की मैंने आईटीसी ले ली, तो क्लियर है, आगे के लिए प्रॉब्लम। जमा संजय चालान सर, एक बार में होगा, जब रिटर्न में अलग अलग दिखाया जाएगा, फोकस किया जाएगा। रिटर्न में एक ही बार दिखाया जाएगा, चालान अलग अलग जमा होंगे। संजय सर, चालान इसमें चलान मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। चलान अलग जमा कराने की कोई वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रिटर्न भरते हैं ना 3B में, अब तो वैसे भी वो आरसीएम लेजर बनी गई है, आरसीएम का लेजर अलग से क्रिएट हो गया। अलग ही बन गया है। और वो जब हाँ, 3B हम भरते हैं, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, वो कैश उसको लेजर अलग शो को अलग करता अलग है। एडजस्ट करता है, अलग अलग एडजस्ट हाँ जी, पहले ही कर देता है, जो आउटपुट टैक्स की बिल्कुल आपकी लाइबिलिटी को बात एडजस्ट बिल्कुल बात सही है कि वहाँ कर रहे हैं, मगर देखिए, मेरा तो ये मानना है आगे सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा, क्या गड़बड़ हो रहा है, हमारा हमेशा ये होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें मर्ज हो गई आज की डेट में। 17 के अंदर जिस तरह से जो चाह रहे थे, और आज की डेट की 3B की जो पोजीशन, दोनों में भी इंटेरली डिफरेंट है। तो सर वो वैसे आप संजय सर, आप आईटीसी का क्रेडिट कब लोगे? सेम सेम मंथ में कि नेक्स्ट में? अब आरसीएम लाइबिलिटी लेजर बन गई है तो नहीं, ऐसे सेम हम मंथ। तो सेम मंथ में ले लेते हैं, उसी महीने में। अब तो सेम वैसे अगर मंथ में हो 2B गया के था, शुरू 2B में के रहा हिसाब था से वो। देखो, नेक्स्ट मंथ में लेता है। अच्छा, वो वैसे हम तो सेम मंथ में सेव कर रहे हो, पे करके हम जिस तो महीने पे कर रहे हो उसके अगले महीने ले रहे हो आप उसे। हम तो सेम मंथ में ले लेते हैं, पर अब आरसीएम लेजर भी बन गई ना, उसका मैंने अभी इफेक्ट देखना है, क्या करते हैं वो, कैसे डालते हैं वो एक अलग लेजर बना दी उन्होंने, नहीं लेजर उसमें ही कोई इतनी अलग से बन कोई गई। इफेक्ट ऐसा नहीं आ रहा है। नहीं, लेजर बन गया है, देखिए, कभी कभी आप ये उसका अलग से देखिए, कोई तो इफेक्ट आपकी ऐसा है कि लायबिलिटी आ रही है, कभी लायबिलिटी निकली तो उसका कभी आ रही है। नेक्स्ट मंथ में है। अंकित जी, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? अंकित जी, क्या अभी आपने हाल फिलहाल में नोट किया है कि 3B में जो आरसीएम में लायबिलिटी आ रही है, जो 2A से आ रही है, वो कुछ गलत आती है और आपकी एक्चुअल कुछ अलग होती है, क्योंकि वो लोग गलत कर हाँ रहे जी हैं। सर, अभी मेरे पास 3-4 क्वेरीज आई थी, उसमें 3-4 क्वेरीज में ये रहा कि उनके 2B में कुछ एक्स्ट्रा बिल आ रहे थे जो उनसे रिलेटेड ही नहीं थे। मतलब उन फर्मों से उन्होंने कभी परचेज नहीं करी या कुछ नहीं। एक ऐसी फर्म क्रिएट हो रही है कि ऑटोमेटिक उसी फर्म के 3-4 फर्मों में बिल देखने को मिले, उसकी वजह से उनका इनपुट अलग आ रहा है, जबकि 2A में इनपुट अलग आ रहा है, 2B में अलग आ रहा है। वो 2A में दिखाई दे रहा है, 2B में नहीं दिखाई दे रहा वो। 2B में दिखाई दे रहा है, 2A में नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए जी। नहीं रुपेंद्र जी, कुछ चीजें नहीं है, ये जो ऑनलाइन कुछ लोग गेम्स खेल रहे हैं, हाँ जी, उनका डाटा उठकर आ रहा है, वहां पे जो नहीं सर, बहुत बहुत माइनर सी 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, यही है टैक्स हाँ की। जी, अमाउंट उतना ही है। मेरे कहने का वो मतलब था कि जो चीज 2A में एक्स्ट्रा आ जाती है 2B में तो नहीं आती कई बार, पर ये उल्ट 2B में आ हाँ रही जी, है, 2A में नहीं आ रही, 2B ये थोड़ा सा, जी जी, ये मैं तो 2B में तब मैंने कहा। 2B में वो क्रेडिट नोट में शो कर रहा है, और उसमें से कुछ अमाउंट फिर वो जब हम अपना मैच करते हैं तो वो अमाउंट मैच नहीं कर पा रहे। चलो, अब तो आईएमसी वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक वो तो नया बना तो जी, दिया इन्होंने। हाँ जी, वो इस मंथ से बना दिया है, तो उसमें देखें आगे क्या करेंगे। आता है ये लायबिलिटी, मगर क्रेडिट नोट में क्यों दिखाई दे रही है वो फिगर? सर सेम फर्म में 3-4 फर्मों में देखने को मिली है वही, उसी फर्म का क्रेडिट नोट। ओके, क्रेडिट नोट सर, क्रेडिट नोट तो बड़ा ड्रास्टिक इशू बन गया है। हम क्रेडिट हाँ जी, नोट मतलब वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मैनी डीलर, हम इसी मंथ में अपना डेबिट नोट इशू कर देते हैं परचेज के नेक्स्ट, वो चढ़ाते हैं अगले अगले महीनों में।
वो इतना हाँ जी, हाँ जी। मिसमैच है। अब अगर हम छोड़ते हैं, कल डिपार्टमेंट ऑडिट वाले पकड़ेंगे, वो इशू क्रिएट कर देते हैं। सर अगर वो डबल सीए डबल मतलब जो डबल बुक्स डबल हो रहा है अकाउंट ना ऑडिट सर। करता है, वो इशू क्रिएट, टाइम ऑफ का इशू बढ़ गया। 2B में हाँ कभी जी। का आ जाता है, बड़ा मिसमैच सा मतलब। जब यदि वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है बाद में, आपने डेबिट नोट कर दिया, उसने क्रेडिट नोट बाद में इशू कर लिया, तो आप क्या करते? अपनी आईटीसी उतनी घटा के ले लेते पहले ही? सर हमारी अमाउंट बड़ी ज्यादा है। हमने तो डेबिट नोट इशू करके कम कर लिया अपना इनपुट। वो हाँ, कई बार नहीं आपको पता है कि डेबिट नोट का हमेशा इशू रहता है, आपस में झगड़ा रहता है रेट का, ये वो का। वो ठीक। पता नहीं कब पास करते हैं, ये करते हैं। जो हमारे क्लाइंट कहते हैं कि हमने तो कर दिया, इसको आप कर दो, कि कल को कोई झगड़ा होगा बाद में देखेंगे। और अब ये कैलकुलेट इशू तो डबल डबल नहीं होता, वो उधर से 2B में तो फिर उत्तर लेस होके आएगा आपके। वो ऐसा है ना कि हाँ जी। अभी तक तो पंगा ये था कि हर महीने हमारा ज्यादा ही आता था। चाहे वो 2B में 2 लाख आ रहा है, हमारा डेबिट नोट ज्यादा कटे रहते थे। वो बिल वाइज तो पंगा था। पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कितनी बड़ी मतलब इशू ये आ जाती है। प्रॉब्लम है, आपके अभी किसी महीने ध्यान नहीं देंगे, वो क्रेडिट नोट से लेस होकर आएगा, तो आप कैसे करोगे? डबल डबल हो जाएगा। इधर तो आपने वैसे घटा ली। वो नहीं सर, डबल हो जाएगा। वो मैं कह संजय रहा हूँ जी, सर, वो बीच में बोल सकता हूँ संजय जी? अरे भाई साहब, जी बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। स्वागत है आपका भाई साहब। ऐसा है कि आपको भी हार्दिक बधाई सर, गोवर्धन पूजा की। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ सर, सभी को बधाइयाँ। ऐसा है, जहां तक पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा। जीएसटी में जहां तक है व्यवस्था है, बिल्कुल साफ व्यवस्था है। हमेशा सप्लायर ही आइदर डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, वो इशू करेगा, उसे अपलोड करेगा। बायर है, वो न तो डेबिट नोट देगा न क्रेडिट नोट देगा। ठीक है ना? जो भी करना है सप्लायर को करना है। अगर हम गलती यहीं पे कर रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजें आ रही हैं कि सप्लायर ने किया नहीं, हमने डेबिट नोट इशू कर दिया उसके लिए। कायदा यह है कि हम अपने सप्लायर से बात करें और उससे जो भी हमारा नेगोशिएशन हो कि डेबिट नोट करना भी है कि नहीं करना है। आपने अपने तरीके से कर लिया, सप्लायर भी सहमत है या नहीं है, क्या है, उसे क्या करना है। कभी हम सेल कर देते हैं, उधर वो क्रेडिट नोट इशू कर देता है। ठीक है ना? आपने अपलोड कर दिया, उन्होंने अपलोड कर दिया। कभी सेल पे हमने लाइबिलिटी मान ली, सामने वाले ने भी क्रेडिट नोट दे दिया बाद में, तो लाइबिलिटी इधर मान ली, वो उसने क्रेडिट लिया नहीं उसका, आपने कम कर लिया पहले से ही। ठीक है ना? अब जब आपने कभी कभी सेल दिखा देते हैं हम गुड्स रिटर्न के लिए, सेल दिखा दी, मालूम पड़ी लाइबिलिटी बन गई, वो कहते हैं सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें जो अकाउंटिंग सिस्टम है उस हिसाब से चलना होगा, और हमें सप्लायर से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है वह उसी से जारी कराना पड़ेगा, और तभी काम चलेगा हमारा। हम एक तरफा अपनी तरफ से कुछ भी कर लें तो वैसे भी संभव नहीं है। ठीक है ना? अकेले टैक्स की ही बात नहीं है यहाँ पे, अमाउंट भी तो है साथ में, वैल्यू भी तो है। आपकी बात बिल्कुल बात सही है। आपका ये कहना है कि यदि किसी को मैंने एक लाख का माल खरीदा और 20,000 रुपए का मुझे माल वापस करना है, तो या तो मैं 20,000 की उसको आउटपुट लायबिलिटी में ले लूं, या आप कह रहे हो कि मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दी उसको, तो वो उसकी आईटीसी हो जाएगी। अगर मैं देखिए यहाँ देखिए वापस कर रहा हूँ। संजय जी, मैं अगर उसको सेल कर देता हूँ, इनवॉइस जारी करता हूँ गुड्स रिटर्न के बजाय जी सेल दिखाता हूँ, वो भी गलत है। अगर जी दोनों में सहमति हो गई है और उसे कह भी दिया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आइदर ये वो करे हम करें ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों को नहीं है बिल्कुल ये सब, चाहे आप करिए चाहे वो करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों को एक एक करना हमें सप्लायर ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी है सप्लायर को ही करना है, हमें वेट करना है, उसे कन्विंस करना है, नेगोशिएट करना है, जो भी करना है उसे करना है, तभी हमारा काम चलेगा। अदरवाइज ये सर डिस्प्यूट और ये माल परेशानियां। वापसी के हाँ, माल वापसी के केस में तो बायर को ही करना पड़ जाता है ना सर। जी जी, देखिए वहां भी वही स्थिति आएगी। माल वापसी है, हम सिंपली चालान से, डिलीवरी चालान से माल वापस कर दें। अगर हमारे वापसी को वो एक्सेप्ट करता है, कितनी वैल्यू पे करता है, सेम वैल्यू पे करता है, क्या करता है, मेरे कहने से वापस, तो मैं आज ठीक है भाव मध्य आ गए, मैंने कह दिया मैं तो माल वापस कर रहा हूँ, तो मेरे वापस करने तो माल वापस थोड़ी हो जाएगा। वो क्रेडिट दे देगा क्या मुझे उसकी? अकेले टैक्स की बात नहीं, उसकी वैल्यू भी तो है गुड्स की। काम तो तभी चलेगा जब मेरा सप्लायर में दोनों ही किसी बात एक बात पर तैयार होंगे। इसीलिए यहाँ व्यवस्था दी हुई है, बिल्कुल साफ दी हुई है। यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं है, एक नहीं है, घर पे हूं मैं। सवाल यह है कि सप्लायर ही करेगा, ये साफ लिखा हुआ है।
अगर गलती से उसने वैल्यू ज्यादा लगा दी है, नेगोशिएशन में मालूम पड़ी कि हमारा नहीं साहब माल की क्वालिटी मुझे हल्की लग रही है, साहब जी आपने माल क्या भेजा है, ठीक है भैया मैं 2 रुपए सस्ता कर देता हूँ उसे, तो क्रेडिट नोट वही देगा। हाँ वजन जी, में या तब किसी तो में रेट में तब तो फर्क आ क्रेडिट गया नोट वही गलती देगा से, जी। गलती उसके से लिए भी क्रेडिट गलती नोट से सप्लायर देगा। गलती से कैलकुलेशन में फर्क आ गया, वैल्यू उसने टैक्सेबल वैल्यू कम लिख दी, ठीक है ना, और उससे बाद में मालूम पड़ता है तो ये थोड़ी है कि भाई तुमने एक बार जो रेट लगा दी, मेरी 110 रुपए रेट तय हुई है और 105 रुपए के हिसाब से उसने बिलिंग कर दी, ठीक है ना, बाद में उसे मालूम पड़ा कि 110 की बजाय 105 गलती होगी 5 रुपए की, तो ये थोड़ी कि मेरे पास हो गई तो हो गई। वो डेबिट नोट भी इशू कर सकता है। क्वांटिटी में कोई फर्क है, पहले मैंने ऑर्डर दिया कुछ, बाई दी गलती से लगा गया कुछ, ठीक है ना, जो भी करना है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सप्लायर के पार्ट पे ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू होगा। बायर तो जहां तक सवाल है उसका, सिंपली डिलीवरी चालान से माल भेजेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, आपको क्रेडिट दे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे हाथ में नहीं है, मैं अगर बायर हूं तो मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करूंगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे प्रैक्टिकली देख लें आप, ये कहना चाह रहा था, नहीं, वो बात ठीक है ना। आपकी सही है सर कि उससे दिक्कत कुछ नहीं आएगी, लेकिन माल वापसी के केस में बहुत सी जी बार क्या सिंपली होता है कि वापसी बायर के केस में, सिंपली वापसी केस में मुझे डिलीवरी चालान से माल वापस भेज देना है उसको, सर क्या ठीक है डिलीवरी नहीं चालान से स्टेट के बाहर भेज सकते हैं? जी। अब इसको आप देख लें, और मेरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ये आएगी। चालान स्टेट से क्यों बाहर नहीं नहीं, जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, माल वापसी क्यों नहीं जाएगी स्टेट से बाहर, कहाँ रोक लगी है, रोक कहाँ लगी है, नहीं, कहाँ रोक डिलीवरी कहाँ चालान लगी है साहब। स्टेट से बाहर डिलीवरी के लिए डिलीवरी अरे सिंपली बाई दी मैं मशीन, अपनी मशीन 5 लाख की भेज रहा हूँ मरम्मत के लिए, या गलत आ गई दूसरी रिप्लेस करने के लिए, तो सेल सेल कैसे हो जाएगी, नो बिल्कुल नहीं, कहाँ रोक लगी है। ऐसा सेल नहीं होगा माल, मुझे उसकी इनवॉइस तो लगानी पड़ेगी ना जिससे मैंने परचेज करी है, यदि गलत आ गई मशीन, और जी लगाऊंगा गुड्स रिटर्न का। सपोज अगर कोई मशीनरी मेरी गलत आ गई, तो जो जी परचेज इनवॉइस है वो लगाऊंगा और अपने एक चालान लगाऊंगा, और वो चालान मेरा इसका होगा कि गुड्स रिटर्न है केवल। नहीं, देखिए मैं चालान लगाया ना, बात यही हो रही कि चालान आ रहा है, चालान मैं भेजूंगा, चालान से माल भेजूंगा, चाहे आप चालान कहिए डिलीवरी चालान कहिए, मैं टैक्स इनवॉइस जारी नहीं करूंगा उसके लिए, वापसी के लिए। बिल्कुल बात सही है। फिर फर्क कहाँ रहा अंकित जी, बताएं फर्क कहाँ रहा है। टैक्स इनवॉइस से तो फिर वो सेल हो गई ना सर। आइदर वो स्टेट के इंट्रा स्टेट हो से फर्क क्या पड़ेगा, मुझे सिंपली माल वापस करना है, सेल है ही नहीं वहां पे। हाँ कंसाइनमेंट वाली अपने ब्रांच वगैरह की जहां तक बात करते हैं कि नहीं साहब आप ब्रांच ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं रह जाता, समझे ना, कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर हम डेबिट नोट जारी करते हैं सप्लायर के लिए तो मेरे हिसाब से गलत है, बिल्कुल गलत। बट भाई साहब दोबारा ये मेरा मेरा ये मानना है कि भाई साहब मैं कुछ लाया ये क्वांटिटी। आप देखिए आप एक्ट में डेबिट, एक सेकंड, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिए हुए हैं, वहां पे रूल जाकर देखे हम, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हु विल इशू डेबिट नोट, हु विल इशू क्रेडिट नोट, आप उसे पढ़ लें, लिखा हुआ साफ लिखा हुआ है जी। सप्लायर क्रेडिट नोट देगा और रेसिपिएंट डेबिट नोट देगा। देखिए दोनों की एंट्री साथ साथ नहीं हो सकती, फिर भी डबल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ डेबिट नोट भेजे, अपलोड नहीं करेंगे हमें उसे, केवल अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे में आएगा। और दूसरी बात, जब उसने क्रेडिट नोट दे दिया आपको, ऑटोमेटिकली आपका पर्पस सॉल्व हो गया, फिर डेबिट नोट क्यों देंगे आप, क्यों देंगे। आप गुड्स को डेबिट करेंगे बजाय पार्टी को डेबिट करने के, जब क्रेडिट नोट मिल गया तो आपको। सर ये आपको इशू ना, मतलब क्योंकि जनरल एंट्री जो सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीएसटी में वो डेबिट क्रेडिट नोट इशू की वो 4-5 कंडीशन है, उसी के केस में इशू हो सकता है। बट वो है जीएसटी, जो जीएसटी का डेबिट क्रेडिट नोट है, पर उसके बाद तो हमें जनरल तो इशू करना पड़ेगा आपको। अभी अब अपने केस करवाए हैं, अभी तो वो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन भी आ गई, उसमें वो कहते हैं कि पार्टी ने कोई इशू किया, पार्टी ने देखो हम हमारी बुक्स अकाउंट जीएसटी के कारण सारी बुक्स थोड़ा चेंज हो गई, अकाउंटिंग मेथड जो बाकी हैं उसमें तो डेबिट, जी ये जीएसटी वाले डेबिट क्रेडिट नोट नहीं होंगे। और सर दूसरी बात देखो ना, मैंने गुड्स वापस कर दी, ठीक है जी, आप कहते हो चालान से भेज दो, तो जीएसटी का जी एक सिस्टम ये भी तो कहता है अगर आपके पास गुड्स नहीं है तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते, नहीं आई, या गुड्स क्या इन क्या क्या ट्रांजिट, क्या मैंने 30 तारीख को मेरे पास माल आया, मैंने 30 तारीख को ही वापस कर दिया कि मेरे माल सही नहीं है, ठीक है जी। जी उस सेकंड जो सप्लायर था उसने क्रेडिट नोट इशू किया 1 तारीख को, जी ठीक है जी।
अगर मैं आपके जी। हिसाब से चलूं तो फिर मैं उसका इनपुट ले लेता हूँ, अगले महीने जो देखिए कहेंगे तो आप आप 1 बदल तारीख लेते को 30 तारीख को छोड़िए पहले तो, अभी 1 तारीख को 30 तारीख की बात मत करिए, प्रैक्टिकली आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर आप सेक्शन पहले 34 देखिए बोलता है, जी, सेक्शन 34 फॉर इश्यूइंग क्रेडिट नोट बराबर है, सप्लायर ही इश्यू कर सकता है। आप सर उस वो बात से जीएसटी बाहर वाला है करके ना बाहर वो। थोड़ी चले जाएंगे। आप भाई डेबिट नोट कौन इश्यू करेगा, क्रेडिट नोट कौन इश्यू करेगा, जो व्यक्ति में ये प्राविधानित है, ये दिया हुआ है, सेक्शन ठीक है ना, 34 सेक्शन 34 है जो भी, या ठीक है ना, सेक्शन 34 ऑफ CGST है। तो उसे देखें ना, जब उसमें ये लिखा हुआ है तो हम मनमानी कैसे कर सकते हैं। सर वो और ये दिक्कतें भाई साहब इसलिए आ रही हैं कि हम सेक्शन 34 जैसे है, सेक्शन 34 को पढ़िए ना, 34 से बाहर कैसे चले जाओगे आप। सर वो सेक्शन जीएस 34 जो कहता है, अब व्यावहारिक समस्या है कि 30 तारीख है, 31 तारीख है, माल हमें कब मिला, कब हम ITC लेंगे, कब हम RITC करेंगे, कब क्या है, ये सब चीज अकॉर्डिंगली उसी के बाद में होंगी ये तो सब चीजें, सर ठीक है ना। हमें जो जर्नल है, जो कमर्शियल है, वो हमें नोट इशू करना ही पड़ेगा, तभी वो करेगा जी। दूसरा जब हम अरे बायर भाई कुछ साहब करेगा दूसरे तभी तीसरे की बात नहीं, आप बात पता नहीं क्यों इधर उधर हम भटक रहे हैं। यहाँ तो भाई सेक्शन 34 साफ कहता है, वहां के डेबिट नोट की और क्रेडिट नोट की व्यवस्था है, और ये दिया हुआ कौन जारी करेगा। फिर इधर से हम कैसे इधर उधर हो सकते हैं उससे। अनावश्यक हम इशू बना रहे हैं उस चीज का कि साहब उन्होंने कर दिया। मेरा ही एक व्यापारी है, उसने इधर तो सेल कर दी गुड्स रिटर्न की जगह पे, उधर उसने क्रेडिट नोट दे दिया। अब सेल कर दी, उसकी लायबिलिटी बन गई, वहां उसने कोई ट्रीटमेंट किया नहीं, ITC हमारी वो उसने क्लेम नहीं करी। अब डबल लायबिलिटी बन गई, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए। वो सामने वाला कह रहा मुझे कोई लेना देना नहीं, बड़ा कंसर्न है, ये व्यापारी छोटा है। बोले मैंने किसने कहा कि मैं तो कोई माल आया आपका बाप ले लिया, मैं क्रेडिट नोट दे दिया। तो राकेश जो भाई सेक्शन 34 को पढ़ लें एक बार सब लोग, फिर अगले हफ्ते फिर हाँ जी, डिस्कस कर लेंगे। आज का क्योंकि टाइम जी हो जी गया हमारे आज के बिल्कुल बाद करिए। जी सर, देखिए जी शर्मा जी देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था इस चीज को, ठीक है ना। हम सेक्शन में भटक रहे थे, या तो राम कथा की तरह हम सुनते रहे, भागवत की तरह यहाँ पे, अगर आपकी इच्छा ये है तो, भाई साहब ठीक है ना, भागवत कि गीता टाइम निकाला। सुनने की वाली देखिए बात नहीं कर रहा हूँ, सर मैंने सर क्या सर कहा है सर फिर मेरे अपने सर मेरी सर 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 कोई चीज डिस्कशन में चल रही है, ठीक है ना, और उसको हम बीच में टोक नहीं रहे हैं, कहीं इंटरप्रिटेशन हमारा इधर नहीं उधर नहीं हो सर, रहा वो है। सही है सर, सेक्शन से उसे पढ़ते हैं, उसे नेक्स्ट वीक में तो उसे आप डिटेल में सेक्शन के हिसाब रखते से हैं सर। चलोगे कि मेरे हिसाब से अपने हिसाब से चलोगे। नहीं सर, नहीं, सेक्शन के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ 50-40 10-20 लोग हम जो 150-40 जो भी बैठे हुए हैं, हम ये सुन के चाह रहे हैं कि सर हमारी तो वेबिनार में ये बताया गया था, ठीक है ना, और थोड़ी सी इमेजिनरी क्वेश्चंस हम रखते हैं, वहां भी थोड़ी सी गलती कर। चलो आगे बढ़ाएं सर, मैंने बीच में टोका अननेसेसरी। नहीं सर थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइक्रोफोन म्यूट करना है। हमारे आज के सरस्वती पुत्र, आज के सत्र के मुख्य वक्ता श्री एडवोकेट अजय शुक्ला साहब पधार चुके हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर अपना माइक्रोफोन अपना म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, और अपना वीडियो ऑन करना है सर। सर आवाज आ रही है सर? जी सर। सर सभी को सादर प्रणाम। सर एक मिनट दीपावली और गोवर्धन सर पूजा की सर एक सेकंड रुको जाए अभी जरा पहले। अच्छा सर, आपका आज बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर इसके, और गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ पहले सर मैं आपके परिचय के लिए अपने अरुण राघव साहब मोदी नगर से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें, क्योंकि काफी लोग नए हैं सब जो अभी आपसे परिचित नहीं है। तो अरुण राघव साहब अनम्यूट कर ले अपना, फिर आपको उद्बोधन प्रारंभ। शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। जी हम सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही आवाज आ रही है आपकी। शुक्रिया। सर्वप्रथम आज के वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का मोदी नगर की पावन धरती से उपकाश के शानदार मंच पर हृदय से अभिनंदन व खैर मकदम करता हूं। साथ ही आज गोवर्धन का पर्व है, उस गोवर्धन पर्व व अन्नकूट पर्व की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु जैसी हमारी एक परंपरा रही है कि उपकाश के मंच पर हम अपने सभी अतिथियों का व गुरुजनों का एक सूक्ष्म परिचय आप सभी के समक्ष रखते आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कड़ी में आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता
कानपुर की पावन धरती से आदरणीय एडवोकेट अजय शुक्ला जी का सूक्ष्म परिचय आपके सम्मुख रख रहा हूं। बिल्कुल। कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय एडवोकेट अजय शुक्ला जी ने बीए एलएलबी तथा विधि स्नातकोत्तर की परीक्षा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पास की। आपको दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामलों में विविध अनुभव प्राप्त है। आप दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष रूप से टैक्सेशन, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, बिजनेस एडवाइजरी के मामले देखते रहे हैं। भारत में टैक्सेशन क्षेत्र में ई कॉमर्स के विनियमन में आपको विशेष महारत हासिल है। आपने अपने पूरे कैरियर में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के महत्व पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम पर व कोविड-19 के क्षेत्र में कठिन परिश्रम किया है। आपने बेहद कम समय में संपूर्ण भारत में टैक्सेशन व विधि विषय पर एक विश्वसनीय वक्ता के रूप में ख्याति अर्जित की है। आप निरंतर टैक्सेशन व विधि के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत लेख लिखते रहे हैं, जो कि भारत की प्रतिष्ठित मैगजीनों व समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। आप निरंतर प्रशिक्षण सत्रों सहित सेमिनार व वर्कशॉप का आयोजन भी करते रहते हैं। आप टैक्सेशन व विधि के उच्चतम मानकों को कायम रखने में अत्यंत गहराई से प्रतिबद्ध हैं। आप सेल टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर के वरिष्ठ सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप एक सक्रिय जीवन शैली जीने में विश्वास रखते हैं। मैं हृदय से नमन करता हूं माता सरस्वती के पुत्र माननीय एडवोकेट अजय शुक्ला जी के विद्वता से परिपूर्ण भारी भरकम व्यक्तित्व को। अब मैं आग्रह करता हूं परम आदरणीय बड़े भाई अजय शुक्ला जी से कि वो आए और अपने ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। वेलकम सर। अरुण राघव जी, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन मैं अपनी शेयर करना चाहूंगा। सर सभी को ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है सर? जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सर। सर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सेक्शन 73 से रिलेटेड जो नई एमनेस्टी स्कीम आई है, इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर से संबंधित जो है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सर इस डिस्कशन से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे जो इसका स्टैट्यूटरी ढांचा है वो 3-4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सेक्शन 128A है जो कि फाइनेंस एक्ट से इसी साल आया है। दूसरा हमारा हो गया रूल 164 जो कि अभी नोटिफाई हुआ है। और तीसरा सर हो गया एक सर्कुलर क्लैरिफिकेशन के रूप में आया है, सर्कुलर नंबर 238 सीबीआईसी का सर्कुलर है जो। इन तीनों को मिलाकर जो जानकारी है वो काफी वाइड है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में भी है। तो उसको सर कंसाइज करने के लिए हमने एक ये पीपीटी बनाया है। इससे उम्मीद करते हैं सबको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि तीनों का जिस्ट क्या है और तीनों सेक्शन, रूल और सर्कुलर मिलाकर क्या बात कहना चाहते हैं। तो सर शुरू करते हैं सबकी आज्ञा से। आवाज आ रही है सर? हेलो जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक है सर। अरे सर सर शुरुआत करते हैं सर, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 128A। तो सर ये जो सेक्शन है 1 नवंबर 2024 को ये इफेक्टिव हुआ। ये इफेक्टिव होने के बाद इसमें क्या ये हमें सेक्शन देता है? ये हमें देता है वेवर दो चीजों का, इंटरेस्ट और पेनल्टी का उन मामलों से संबंधित जो 73 से
रिलेटेड है और 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लागू किया गया, 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए। पर इसमें कई सारी कंडीशनें और एक एप्लीकेंट को जरूरी है इसका फायदा उठाने के लिए। अब धीरे धीरे करके एक एक कंडीशन और क्या क्या प्रोसेस है, कैसे एप्लीकेशन हमें फाइल करना है, क्या क्या हमारी तरफ से हमें करना है, क्या क्या क्लाइंट को अपनी तरफ से करना है, धीरे धीरे एक एक चीज समझते हैं इसमें। सबसे पहले सर इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रूल 164। रूल 164 जो पूरे प्रोसीजर को लेआउट करता है कि आपको अपील कैसे विड्रॉ करनी है, आपको एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, कौन से आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करने हैं, किस तरीके से आपको रिप्लाई देना है, ये सब रूल 164 में उल्लिखित है। रूल 164 भी 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल किया गया, इफेक्टिव किया गया है। अब ये जो रूल है ये नोटिफिकेशन नंबर 20 के थ्रू, जो कि 8 अक्टूबर 2024 को आया था, उसके थ्रू इसको नोटिफाई किया गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जैसे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा तो वाकिफ होंगे ही, ये जो नया एमनेस्टी स्कीम आया है इससे, तो सबके दिमाग में एक सवाल ये जरूर है कि इसकी डेडलाइन क्या है पेमेंट करने की, कि किस दिन तक हमें पैसा जमा, जो टैक्स का पैसा है वो किस तारीख तक हमको जमा कर देना है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 21 के थ्रू बताया गया कि 31 मार्च 2025 की जो तारीख है वो आखिरी तारीख है जिस दिन आपको पैसा जमा करना है, ज्यादातर मामलों में। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें इस तारीख के बाद भी मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल 99% मामलों में जहां पे टैक्स की डिमांड या नोटिस DRC 07 ऑर्डर के थ्रू, DRC 01 नोटिस के थ्रू या किसी अपील के ऑर्डर के थ्रू रेज की गई है, वो हमें 31 मार्च 2025 तक जमा कर देनी है। और ये सिर्फ 73 के मामलों में अप्लाई होगी। इसमें एक कंडीशन है जिसमें 74 के मामले अगर कन्वर्ट होके 73 में 75 के प्रोविजन के हिसाब से होते हैं तब ये इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, पर उसकी भी कंडीशंस अलग हैं, उसको हम आगे देखेंगे। अब एक एक्सटेंडेड डेडलाइन की बात जैसे कि अभी हमने करी कि 31/3/2025 तो हर केस के लिए है जिसके पास 73 का ऑर्डर है या फिर नोटिस है या फिर एक एपलेट अथॉरिटी से 107 के अंदर ऑर्डर है, उसके लिए 31/3/2025 तो है ही जमा करने की लास्ट डेट। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई रीडिटरमाइनिंग ऑर्डर इशू होता है, रीडिटरमाइनिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपको इनिशियली 74 की नोटिस इशू हुई थी, लेकिन बाद में 75 के प्रोविजन के तहत वो 73 में कन्वर्ट होती है, या फिर कोई डिपार्टमेंटल अपील के बाद आपकी टैक्स को दोबारा डिटरमाइन किया जाता है, तो उन मामलों में आपको ऑर्डर से 6 महीने का समय मिलेगा पेमेंट करने का। ये उन केसेस के लिए अप्लाई करता है जहां पे आपकी रीडिटरमाइन होती है लायबिलिटी, या तो DRC 01 नोटिस में या DRC 07 ऑर्डर में, या फिर अपील के ऑर्डर में रीडिटरमाइन होती है। उसमें आपको एक मौका मिलेगा कि ऑर्डर से 6 महीने के अंदर आप उस पेमेंट को कर सकते हैं। अब इसका स्कोप क्या है? पहले तो इसमें 3 साल के लिए एप्लीकेबल है, 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए। इसके बाद क्या है कि इसमें 3 कंडीशन दी है कि किन किन केसेस में ये एप्लीकेबल होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि या तो नोटिस हो आपके पास 73(1) में पर उसमें ऑर्डर ना इशू हुआ हो, ये 128(1) का एक क्लॉज जो है वो बोलता है कि नोटिसेस और स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 73 बट नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 73। अब ये उन केसेस में हो सकता है जिसमें हाई कोर्ट से ऑर्डर रिमांड हुए हों, या फिर नोटिसेस रिमांड के केसेस हो सकते हैं, क्योंकि 17-18, 18-19, 19-20 में ऑर्डर पास करने की डेट तो निकल चुकी है, पर कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे नोटिस की स्टेज में मामला, या 74 से जो कन्वर्ट हुए हो मामले 73 में, वो केसेस में ये अप्लाई होता है। दूसरा जो ज्यादातर लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास ऑर्डर है 73 का, पर कोई भी रिविजनल या एपलेट ऑर्डर नहीं है आपके पास 107 का। मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑर्डर तो DRC 07 है पर आपने अपील नहीं करी, आप DRC 07 ऑर्डर के बिना पे ही पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बी क्लॉज अप्लाई होगा। तीसरा आपके पास जो सी क्लॉज आता है वो ये बोलता है, सब क्लॉज आता है कि आपके पास 107 में ऑर्डर है पर आपने ट्रिब्यूनल में कोई ऑर्डर नहीं है, ट्रिब्यूनल तो अभी फॉर्म नहीं हुआ तो उसकी तो बात ही नहीं आती है। पर सी सब क्लॉज का मतलब ये कि अगर आप अपील गए और अपील से आपके फेवर में कोई ऑर्डर हुआ या फेवर में नहीं ऑर्डर हुआ, जैसा भी ऑर्डर हुआ, और अपील का ऑर्डर अगर आपके पास है 107 का, तो वो ऑर्डर को लेकर भी आप 128A का फायदा उठा सकते हैं।
अगर उसमें आप ऑर्डर में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के 3 अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, तो टैक्स पे करके आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं 107 के ऑर्डर का, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर का। तो ये 3 केसेस हैं जहां पे ये अप्लाई होगा। अब किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या होगा, इसमें आगे अभी देखते हैं। अब 74 की जो नोटिस हैं उसमें अभी जैसे कि बताया कि 74 में अगर नोटिस इशू होती है और रिडिटरमाइन करके वो 73 में कन्वर्ट होती है तो उसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा, वहां भी ये अप्लाई होगा। 128 का जो 128(1) है वो वहां पर भी अप्लाई होगा उन केसेस में जहां पे 74 के मैटर 73 में कन्वर्ट किए जाते हैं, नोटिसेस को 73 में कन्वर्ट किया जाता है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा या फिर किसी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। अब इसमें आ जाते हैं कि किस तरीके से क्या इसका एप्लीकेशन का फाइलिंग प्रोसेस है, किस तरीके से फाइल करना है, पोर्टल पे कैसे फाइल किया जाएगा। हालांकि प्रोसीजरल अभी क्योंकि ये कल से ही इफेक्टिव हुआ है तो अभी प्रोसीजरल तो करके सबको देखना ही होगा, अभी तो किसी ने देखा नहीं होगा, पर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है फाइलिंग के उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लेआउट किए गए हैं रूल में और सेक्शन में कि किस तरीके से हमको इसको फाइल करना है। तो जिन केसेस में 73 का ऑर्डर नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिस है आपके पास, 73 की नोटिस है 17, 18, 18, 19 या 19, 20 की, वहां पे आप SPL 01 फॉर्म को फाइल करेंगे पोर्टल पे। अब इसकी क्या डेट है वो अभी आगे देखते हैं, पर आपको ये याद रखना है कि जिन केसेस में 73 की नोटिस है आपके पास, ऑर्डर नहीं है, उन केसेस में आपको SPL 01 को फाइल करना है। दूसरा सिनेरियो आता है कि आपके पास ऑर्डर है सेक्शन 73 में पर आपके पास कोई एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं है, मतलब आपने अपील नहीं करी है, जिसमें आपके पास DRC 07 ऑर्डर है पर आपने अपील नहीं करी जिन केसेस में, उसमें आपको SPL 02 फॉर्म को फाइल करना है। अब तीसरा वो आते हैं केस जहां पे आपके पास एपेलेट अथॉरिटी का तो ऑर्डर है पर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं है। एपेलेट आपका ऑर्डर इशू हुआ, आपने अपील करी, अपील के बाद आपका ऑर्डर हो गया अपील से भी, उन केसेस में आपको SPL 02 ही फाइल करना है। मतलब पहले केस में जहां पे आपके पास सिर्फ नोटिस है आपको SPL 01 फॉर्म फाइल करना है। जिन केसेस में आपके पास ऑर्डर या अपील से ऑर्डर है, DRC 07 या 107 के अंडर ऑर्डर है, वहां पे आपको फॉर्म SPL 02 फाइल करना है। इसका रहते हैं डेडलाइन में कि ये हमें कब तक फाइल करना है SPL 01 और SPL 02। तो इसके लिए जो डेट नोटिफाइड है ये 31 मार्च 2025 से 3 महीने है, मतलब अप्रैल, मई, जून 3 महीने हमको और मिल जाएंगे इसके बाद। तो हमें हर हालत में जून 2025 तक SPL 01 या SPL 02 जिस भी कैटेगरी में हम फॉल करते हैं वो हमको फाइल करना है। अब जो केसेस, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो केसेस रीडिटरमाइन होंगे या फिर कन्वर्ट होंगे 75 के प्रोविजन के अंदर, उसमें आपको ऑर्डर कम्युनिकेट होने से 6 महीने के अंदर इसको फाइल करना होगा SPL 01 या SPL 02 अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर ये तो हो गई डेडलाइन की बात, अब अपील का क्या होगा? अगर मान लीजिए जैसे आप फायदा लेना चाहते हैं, आपके पास DRC 07 ऑर्डर है लेकिन अपील आपकी पेंडिंग है, तो उन केसेस में क्या होगा कि अगर आपको फायदा लेना है 128A का तो आपको अपील विड्रॉ करनी ही पड़ेगी। अपील हो या रिट पिटीशन हो, अगर आप हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है या फिर आपकी अपील फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास भी पेंडिंग है, तो आपको हर हालत में या तो विड्रॉ करनी है आपको और विड्रॉल का ऑर्डर लगाना है साथ में। अगर आप विड्रॉल का ऑर्डर आपको तब तक नहीं प्राप्त हो पाता है, अगर नहीं मिल पाया आपको तब तक विड्रॉल का ऑर्डर, तो आप जो भी विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो एप्लीकेशन आपको उस SPL 01 या SPL 02 के साथ अटैच करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि जब भी ऑर्डर हो जाएगा विड्रॉल का, तो उसके 1 महीने के अंदर वो आपको ऑर्डर अपलोड करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर। लेकिन मस्ट विड्रॉ ये एक कंपलसरी कंडीशन है कि अपील जो है 107 के अंदर वो आपको विड्रॉ करनी ही पड़ेगी अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए अपील का ऑर्डर अभी होता है, मान लीजिए दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, फरवरी में होता है, तो आप 128A का फायदा ले सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है 31/3/2025 तक पेमेंट करने का। लेकिन अगर आपकी अपील फिर भी पेंडिंग रहती है तो आपको अपील विड्रॉ करनी ही पड़ेगी अगर आपको 128A का फायदा लेना है तो। अब अगर
एक फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल नोटिसेज हैं, मान लीजिए 17-18 में 2 नोटिसेज हैं, 18-19 में 2 अलग अलग नोटिस है, अलग अलग ऑर्डर हैं, तो उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन दोनों के लिए फाइल करनी पड़ेगी। मतलब SPL 02 या SPL 02 जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उससे रिलेटेड आपको अलग अलग दोनों के लिए फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 2 ऑर्डर हैं या 2 नोटिस हैं, चाहे वो सेम फाइनेंशियल ईयर से ही संबंधित हो, लेकिन आपको अलग अलग SPL 01 SPL 02 फाइल करना पड़ेगा इसमें। अब पेमेंट में आते हैं कि पेमेंट किस तरीके से होगा। ये सबसे मुख्य भाग है इसका कि फॉर नोटिस और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 128A1A, ये कौन से कंडीशन हुई जहां पे आपके पास नोटिस है, ऑर्डर नहीं है। आपके पास 73 के अंदर नोटिस है पर आपके पास ऑर्डर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको DRC 03 से इसका पेमेंट करना है। उन केसेस में जहां पे आपके पास ऑर्डर है, या तो अपील का ऑर्डर है या DRC 07 ऑर्डर है, उन केसेस में आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का पार्ट 2 होता है, जैसे उसमें 2 ऑप्शन है, पार्ट 1 एक रिटर्न से रिलेटेड होता है, एक अदर देन रिटर्न से रिलेटेड जो पार्ट 2 होता है, उसके थ्रू आपको इसको सेट ऑफ करना होगा। उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये जो सर्कुलर नंबर 224 है इसमें दिया हुआ है। उसमें प्रोसीजर सिंपल ही है, आपको पेमेंट टुवर्ड डिमांड में जाके उसको सेट ऑफ करना है उस डिमांड के अगेंस्ट, जिस तरीके से पेमेंट टुवर्ड डिमांड की जाती है। अगर आप ऑलरेडी DRC 03 से पैसा जमा कर चुके हैं, जब आप असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम पे या ऑर्डर के बाद या नोटिस के बाद अगर आपने DRC 03 से पैसा जमा किया था, तो आपको DRC 03A फाइल करना होगा। DRC 03A भी जो फॉर्म है वो भी इस तरीके से है कि आप उसमें अपना DRC 03 का ARN नंबर डालेंगे, उसके बाद DRC 03 के थ्रू आपने जो भी पेमेंट करी होगी वो उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। फिर उसके बाद आपको जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर रहे हैं वो ऑर्डर नंबर उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट करना है, और वो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने जितना भी DRC 03 से पेमेंट किया होगा वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा और आपको SPL 02 आप फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर DRC, कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे DRC 03 के थ्रू आपने मान लीजिए इंटरेस्ट भी जमा किया हो, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जमा करने का ना रिफंड मिलेगा, ना उसको आपको किसी तरीके से फायदा मिलेगा। आपने टैक्स भी जमा कर दिया, इंटरेस्ट भी जमा कर दिया, मान लीजिए पेनल्टी नहीं जमा किया है तो वो आपको फायदा मिल जाएगा, या आपने पेनल्टी जमा कर रखा है, इंटरेस्ट नहीं जमा कर रखा है तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन DRC 03 के थ्रू आप जो भी जमा कर चुके हैं उसको जब आप 03A से सेट ऑफ करेंगे तो आपको पूरा DRC 03 का जो पेमेंट है उसको उसमें सेट ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि द डेट ऑफ पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ पेमेंट थ्रू फॉर्म GST DRC 03 एंड नॉट द डेट ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब जो आपकी मूल डेट होगी DRC 03 की, जो ओरिजिनल डेट होगी जिस दिन आपने DRC 03 फाइल किया होगा, उसी डेट को सेट ऑफ की डेट मानी जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट वही मानी जाएगी इसमें। तो DRC 03 जो A जो है फॉर अप्रोप्रिएटिंग द पेमेंट मेड थ्रू फॉर्म DRC 03 अगेंस्ट द लायबिलिटी क्रिएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब पेमेंट की डेडलाइन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फुल टैक्स पेमेंट शैल बी मेड ऑन और बिफोर 31/3/2025। हर हालत में आपको 31/3/2025 से पहले पेमेंट कर देनी है। अगर आप इस कंडीशन में फॉल नहीं करते हैं, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, रीडिटरमाइन अगर आपका टैक्स होता है दोबारा DRC 07 या नोटिस, तो आपको 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टाइम मिलेगा पेमेंट का। बाकी 99% केसेस के लिए 31/3/2025 लास्ट डेट। अच्छा, अब क्योंकि अभी रिसेंटली 16/5 और 16/6 जो है वो इंसर्ट किए गए, तो क्या उसका फायदा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके बारे में जो रूल है उसका ये कहना है, रूल 164 जो है उसका ये कहना है कि अगर आपके ऑर्डर में 16/4 से रिलेटेड कोई डिमांड है और अन्य डिमांड भी है, तो आप जब पेमेंट करेंगे टैक्स का, तो 16/5 का फायदा लेते हुए आप उस अमाउंट को डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। तो मतलब 16/5 का जो फायदा है वो 128A के साथ आपको हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है दोनों के प्रोविजन को, 16/5 के, 16/6 के और 16/4 के जो आपका 128A के जो प्रोविजन है उनको साथ में हार्मोनियसली देखते हुए आपको इसमें डिडक्शन करते हुए। हाँ, लेकिन जब आप SPL 02 फाइल करेंगे तो उसमें एक अलग कॉलम होगा, अलग सेक्शन होगा जहां पर आप लिखेंगे कि आप ये बेनिफिट ले रहे हैं 16/5 का,
वो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो ये बेनिफिट लिया है 16/4 से संबंधित है, जो कि हम 16/5 के तहत बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो आपको उसका बेनिफिट 128A में मिलेगा, अलाउ किया गया है। इसका जो वेरिफिकेशन है ये टैक्स ऑफिसर तो करेंगे ही, आपको भी the taxpayers must ensure deductions apply only to ITC denied solely due to 16(4) contravention। अगर 16(4) contravention में जो ITC डिनाई हुई है उसी को आप डिडक्ट करेंगे SPL 02 फाइल करते समय 16/5 का फायदा लेते हुए। इसका अभी आगे पढ़ेंगे कि अभी शो कॉज नोटिस भी शो होगा। इसका वेरिफिकेशन जो है, टैक्स ऑफिसर्स विल वेरीफाई इफ डिडक्शंस आर मेड सोली ऑन 16(4) वायलेशंस और नॉट। अब कुछ इसमें और भी कंडीशंस हैं जो हमें देखनी होंगी, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई डिमांड इस वजह से रेज्ड है आपके अगेंस्ट, किसी एरोनियस रिफंड से रिलेटेड अगर डिमांड रेज्ड है, कोई आपको गलती से रिफंड इश्यू हुआ है और उसके अगेंस्ट अगर डिमांड आपकी रेज है, मान लीजिए आपके 73 ऑर्डर में जो डिमांड है, मान लीजिए 1(3)B के डिफरेंस की है, 2(3)B के डिफरेंस की है, और भी कई डिमांड है, और साथ में एक एरोनियस रिफंड की भी डिमांड अगर रेज हो रखी है साथ में, कंपोजिट एक DRC 07 है आपके अगेंस्ट, तो आप जो पेमेंट करेंगे उसमें इसको भी इंक्लूड करके पेमेंट करेंगे, पर इसमें आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ नहीं होगी। आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट जो माफ होगी वो सिर्फ टैक्स पार्ट के लिए माफ होगी। जो भी आपके 17, 18, 18, 19, 19, 20 से रिलेटेड टैक्स का पोर्शन है उसमें आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट तो वेव ऑफ होगी, पर एरोनियस रिफंड से रिलेटेड आपकी पेनल्टी जो है और इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ नहीं होगी, पर पेमेंट आपको पूरा करना होगा। जो भी DRC 07 में अमाउंट दिख रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स का अमाउंट आपको पे करना है। उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी अभी आपको नहीं करना है SPL 02 के साथ पे, उसके पहले, लेकिन आपको जब आप SPL 02 फाइल करना है उससे पहले आपको टैक्स पोर्शन, उसमें चाहे कोई एरोनियस रिफंड का अमाउंट इंक्लूडेड हो चाहे ना हो, अगर इंक्लूडेड है तो आपको उसका टैक्स पोर्शन तो पे करना ही पड़ेगा SPL 02 फाइल करने से पहले। अब अगर मान लीजिए कि आपकी जो डिमांड है वो 2 फाइनेंशियल ईयर कंबाइंड है, जिसमें 19-20 और 20-21 भी है। अब 20-21 तो 128A एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट है उससे बाहर है, लेकिन 19-20 जो है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं स्कीम के अंदर। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में भी आपको जो टैक्स पोर्शन है 20-21 का, वो आपको उसी समय SPL 02 फाइल करने से पहले, जो 31/3 की डेडलाइन है, आपको उसी समय पे करना पड़ेगा साथ में। ये कंडीशन हर केस में अप्लाई होगी। अगर आपका कंबाइंड ऑर्डर है जिसमें एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर से संबंधित ऑर्डर है या फिर किसी एरोनियस रिफंड से रिलेटेड ऑर्डर है, तो आप जब पेमेंट करेंगे तो जो टैक्स पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा टैक्स पोर्शन जो DRC 07 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो पे करना है। अब रही बात इंटरेस्ट और पेनल्टी की, जैसे मान लीजिए 20-21 में तो हमें फायदा मिल नहीं रहा है 128A का, तो इसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी का हम पेमेंट कैसे करेंगे? आपने SPL 02 फाइल कर दिया, SPL 02 फाइल करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जब एग्जामिन करके आपका ऑर्डर इशू करेगा SPL 05 में, तब ऑर्डर इशू करने के 3 महीने के अंदर आपको जो बाकी की डिमांड है, या तो एरोनियस रिफंड से रिलेटेड है या फिर जो 20-21 या किसी अदर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, उससे संबंधित जो इंटरेस्ट और पेनल्टी होगी वो पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो पे नहीं करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल SPL 05 है, जो 19-20 में आपने वेवर का फायदा लिया है, वो भी वॉइड हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझने के लिए आप 2 कंडीशन बस ये समझ लीजिए कि एक कंडीशन तो ये है कि डिमांड में कोई ऐसी मिक्स डिमांड है जिसमें एरोनियस रिफंड से संबंधित है, जो गलती से आपको रिफंड इशू हो गया या आपके पास ज्यादा रिफंड इशू हो गया और 73 में उसकी डिमांड निकाली गई, या फिर वो केस जहां पे नोटिस या ऑर्डर एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, जहां पे कोई एक फाइनेंशियल ईयर तो 128A से कवर्ड है, लेकिन बाकी का दूसरा या तीसरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 128A से कवर्ड नहीं है। तो उस केस में आपको टैक्स की डिमांड पूरी ही पे करनी पड़ेगी, जो भी उस नोटिस या ऑर्डर का हिस्सा है, और उस जो 128A से कवर्ड नहीं है जो डिमांड, वो डिमांड से रिलेटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी होगी वो भी आपको 3 महीने के अंदर पे करनी पड़ेगी, जब प्रॉपर ऑफिसर आपकी SPL 05 के थ्रू एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा। अगर आप 3 महीने के अंदर उसको पे नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो
128A के अंदर एप्लीकेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। Where it is found that any amount of interest and penalty is payable by the applicant on account of some demand pertaining to the other period than the period mentioned in subsection 1 of section 128A or pertaining to demand of erroneous refund, the detail of the same shall be mentioned in column 19 and 20 of form SPL 05. ये प्रॉपर ऑफिसर मेंशन करेगा, SPL 05 जो फॉर्म है प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा, और फॉर्म GST SPL 06 एज द केस में भी। SPL 06 अपील के बाद इशू होगा, वो अभी आगे देखेंगे इन दोनों फॉर्म को। As the case may be, further in such cases an opportunity of personal hearing may be granted to the applicant before issuance of SPL 05 or 6. In cases referred to in para above, the applicant is required to pay the amount of interest or penalty or both detailed in column 19 and 20. 19 और 20 में other demand से related जो 17-18 से 19-20 के अलावा जो डिमांड होगी उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट या पेनल्टी होगी वो कॉलम 19 और 20 में लिखी जाएगी within a period of 3 months from the date of issuance of SPL 05 or SPL 06. और लास्ट में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि in case where the said amount is not paid within the period of 3 months from the date of issuance of said order SPL 05 or SPL 06, as the case may be, the waiver of interest or penalty or both under section 128A shall become void as per sub rule 17 of rule 164. तो यहाँ पर एक फायदा तो हमारा है, लेकिन जिन केसेस में कंबाइंड लायबिलिटी इस तरीके से है उन केसेस में हमें फायदा तभी मिलेगा जब हम पूरी टैक्स की डिमांड अदा करेंगे। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इशुएंस ऑफ ऑर्डर पे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा इसमें। प्रॉपर ऑफिसर हमारा जो होगा, जो ये पूरी प्रोसीडिंग होगी, ये हमारा वही ऑफिसर होगा जिसने 73 का ऑर्डर पास किया था या 79 में जिसने रिकवरी करी थी हमारे अगेंस्ट। अब सबसे पहले क्या होगा, आप फाइल करेंगे SPL 01 या SPL 02। फिर से बता देते हैं, SPL 01 उनके लिए जिनके पास सिर्फ नोटिस है, ऑर्डर नहीं हुआ है। SPL 02 जो है वो 2 केसेस के लिए जहां पे आपके पास या तो DRC 07 ऑर्डर है या फिर आपके पास अपील के थ्रू कोई ऑर्डर है, तब आप SPL 02 फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद क्या होगा कि वो एग्जामिन करेगा प्रॉपर ऑफिसर उसको। अगर लाइकली टू रिजेक्ट है, अगर या तो कोई डिस्क्रिपेंसी है या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसमें भाई ये इशू हमें नहीं समझ में आ रहा है या ये चीज हमको पूछनी है, तो वो शो कॉज नोटिस, जैसे DRC 01 इशू होता था उस तरीके से एक शो कॉज नोटिस जो है SPL 03 वो इशू करेगा, लेकिन इसकी टाइम लिमिट है 3 महीने की। इसमें पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन भी हो सकता है। अब ये शो कॉज नोटिस जो है इसको आगे आप SPL 04 में रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 महीने का समय मिलेगा। तो जिस तरीके DRC 06 हम फाइल करते थे उसी तरीके SPL 04 है जिसमें आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा SPL 03 का रिप्लाई देने का, जो भी वो डिस्क्रिपेंसी है, जो भी ऑब्जेक्शन प्रॉपर ऑफिसर आपका रेज करता है। रिप्लाई के बाद अगर कंफर्म हो जाती है एलिजिबिलिटी तो SPL 05 जो है वो फॉर्म इशू हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो SPL 07 जो है वो इशू होगा। अब ये सारे जो SPL 01, SPL 02, SPL 03, 4, 5 और 7 जो इशू करने के या फाइल करने के टाइमलाइन है, ये सब रूल 13 में दी हुई है, 164 रूल 164। जैसा कि भी बताया, रूल 164 अभी रिसेंटली ही नोटिफाई हुआ है। वो इसी पर्पस के लिए है कि 128A की जो पूरी प्रोसीडिंग्स है उसको किस तरीके स्टार्ट से लेके एंड तक कंडक्ट करना है, ये रूल 164A का पूरा रूल 164 में डिफाइंड है। तो अब क्या है टाइमलाइन, क्या है इसकी टाइमलाइन जो है, in cases where notice in form SPL 03 has not been issued, the proper officer shall issue the order under sub rule 10 within a period of 3 months from the date of receipt of the application। मतलब SPL 01-2 फाइल करते ही 3 महीने के अंदर ऑर्डर इशू कर देना है प्रॉपर ऑफिसर को, अगर वो कोई नोटिस रेज नहीं करता है SPL 03 में। अगर नोटिस रेज नहीं करता है तो आपके SPL 02 या 1 फाइल करने के 3 महीने के अंदर उसको SPL 05 इशू करना है। इन केसेस जहां पे SPL 03 इशू होता है तो वहां पे 3 महीने के अंदर रिप्लाई से उसको ऑर्डर इशू कर देना है। पहले तो मान लीजिए उसने SPL 03 इशू करा, SPL 03 इशू करने के बाद आपने उसका रिप्लाई 1 महीने के अंदर दिया। 1 महीने के अंदर रिप्लाई देने के बाद उसके पास 3 महीने और होंगे SPL 05 इशू करने के लिए। मतलब SPL 03 इशू हुआ,
आपने SPL 04 फाइल किया, उसके बाद SPL 05 या 6 पास करने के लिए उसके पास 3 महीने का और समय है, और within a period of 4 months from the date of issuance of notice where no reply is furnished, अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, SPL 04 नहीं आप फाइल करते हैं, तो 4 महीने के अंदर उसको SPL 03 से 4 महीने के अंदर उसको ऑर्डर पास करना है। ऑर्डर SPL 05 होगा या तो इश्यू, या तो SPL 07 होगा। 5 अप्रूवल का है, 7 रिजेक्शन का है, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। अच्छा, इसमें एक एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब रूल इन केसेस रेफर्ड टू इन प्रोवाइजो टू सब रूल 7, द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 टिल द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ अपील और द रेट एज द केस में बी शैल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ द सब रूल। तो आप जब आपका जो टाइम पीरियड होगा ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ अपील्स या रेट से रिलेटेड, जैसा कि हमने ऊपर देखा, वो टाइम पीरियड जो होगा वो पूरी 164 की टाइमलाइन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको इससे एक्सक्लूड कर देंगे, उस टाइमलाइन को इससे हटा दिया जाएगा, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, प्रॉपर ऑफिसर को भी मिलेगा। अब डीम्ड अप्रूवल कब होगा? डीम्ड अप्रूवल तब होगा जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी और अगर टाइम लिमिट के अंदर, जो कि 3 महीने है, अगर SPL 03 इशू नहीं होता, अगर नोटिस नहीं इशू होती, तो 3 महीने के अंदर उनको ऑर्डर इशू करना है। नहीं करते हैं, जिस तरीके रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजर में होता है उसी तरीके इसमें भी है कि अगर प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर प्रॉपर ऑफिसर इसमें ऑर्डर नहीं इशू करता है तो फॉर्म SPL 05 ऑटो जनरेट हो जाएगा, उसका डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। अब ये कंडीशन है जो प्रीसीड करते हैं कंक्लूजन को। SPL 05 इशू होने से पहले ये कंडीशंस जो है ये मीट होनी जरूरी है। अब इसमें क्या है? पहली कंडीशन ये कि वेवर्स अंडर सेक्शन 128A आर कंडीशनल अपॉन एडिशनल टैक्स पेमेंट इफ रिक्वायर्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द कंक्लूजन ऑर्डर। ये उन केसेस में अप्लाई होगा जहां पे डिपार्टमेंटल कोई अपील है और आपके ऑर्डर, आपके पास DRC 07 ऑर्डर है, आपने पे कर दिया, कोई डिपार्टमेंटल अपील या किसी तरीके से एक रीअसेसमेंट हो जाता है जिससे आपका जो डिमांड है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो आपको 3 महीने के अंदर पे करना होगा 128A का फायदा उठाने के लिए। It is also to be mentioned that as per the second proviso of section 128, the conclusion of proceedings against a demand statement order against this section, further issuance of such conclusion order in SPL 05 as the case may be, in cases where the department has filed an application, initiated revisional proceedings against the said demand notice statement order, is conditional upon the payment of additional tax payable, if any, as determined by the appellate authority or appellate tribunal or court or revisional authority as the case may be, within 3 months of issuance of such order. In case such additional tax is not paid within the specified time limit, then as per sub rule 16 of rule 164, the waiver of interest or penalty or both provided under section 128A as per the order issued in form SPL 05 shall become void. अगर आप वो रिवाइज्ड डिमांड जो है वो 3 महीने के अंदर पे नहीं करते हैं, SPL 05 में जो आपने फायदा उठाया 128A का पूरा वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी का, वो वॉइड हो जाएगा। तो अगर कोई रिवाइज्ड इस तरीके से डिपार्टमेंट अपील होती है, रिविजनल प्रोसीडिंग होती है कहीं पे भी और ऑर्डर आपका रिवाइज होता है, तो ये एक कंडीशन है कि आपको एडिशनल टैक्स वो पे करना ही होगा 3 महीने के अंदर। अच्छा, डिमांड एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, इसमें प्रॉपर ऑफिसर को ये भी वेरीफाई करना है कि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि एरोनियस रिफंड से रिलेटेड है या फिर किसी अन्य उससे रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर से, तो वो उसका पेमेंट भी 3 महीने के अंदर होना जरूरी है। Further, while processing the said application, the proper officer shall ensure that the applicant has paid the amount of tax demanded in the notice, order or statement of section 128A as per subsection 1 of section 128A, then the amount not payable anymore due to, जो आप लेस करेंगे ये वाला 16(5) का अगर आप फायदा ले रहे हैं तो amount not payable anymore due to retrospective insertion of subsection 5 and subsection 6 to section 16
इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड पर्टेनिंग टू एरोनियस रिफंड इफ एनी, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एंड ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड पर्टेनिंग टू द पीरियड अदर देन द पीरियड मेंशन इन सबसेक्शन 1 if any in the said notice date. Further, the proper officer shall also keep in consideration that waiver of interest and penalty under section 128A is available only in respect of demand pertaining to the period mentioned in 128A. मतलब कि सिर्फ 3 जो फाइनेंशियल ईयर हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20, उन्हीं से रिलेटेड जो भी डिमांड है टैक्स की, सिर्फ वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी उसी में होगा। फिर से दोहरा रहे हैं एक बार कि अगर आपके ऑर्डर में हिस्सा है किसी एरोनियस रिफंड की डिमांड से रिलेटेड या फिर किसी अदर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो उसमें आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा 128A का फायदा लेने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको 3 महीने के अंदर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 128A का फायदा नहीं मिलेगा, एलिजिबल फाइनेंशियल ईयर के लिए भी नहीं मिलेगा। Where it is found that any amount of interest and penalty is payable by the applicant on account of some demand pertaining to the period other than period mentioned in subsection 1 pertaining to the demand of erroneous refund, the detail of the same shall be mentioned in column B, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 19 और 20 में कॉलम में ये भरा जाएगा। और applicant must pay additional interest penalty within 3 months from the date of SPL 05 और SPL 06 or the waiver becomes void। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं। अब अपील का क्या होगा? अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, SPL 07 इशू हो जाता है, तो आप किस तरीके से अपील करेंगे इसके अगेंस्ट, क्या आगे की क्या प्रोसीडिंग रहेगी इसमें? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि SPL 05 के अगेंस्ट कोई अपील अलाउड नहीं है। SPL 05 वो फॉर्म है जहां पे आपका अप्रूव कर दिया जाता है, आपका वेवर जो है आपने ऑर्डर के अगेंस्ट टैक्स पे करके प्रॉपरली उसको सेट ऑफ करके DRC 03, DRC 03A जिस भी तरीके से आपने सेट ऑफ किया, सेट ऑफ करके आप बेनिफिट लेने गए 128A का, आपने उसका बेनिफिट लिया, SPL 05 आपके फेवर में इशू हो गया, तो प्रोसीडिंग खत्म, कंक्लूडेड। कोई अपील किसी भी तरीके से इसके अगेंस्ट 107 में लाई नहीं करेगी। अब अगर रिजेक्ट हो जाता है, SPL 07 इशू होता है, तो 107 में उसके खिलाफ APL 01 आप अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन के खिलाफ SPL 05 के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। SPL 07 के अगेंस्ट आपकी 107 अप्लाई होता है, अपील आपकी हो जाएगी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के सामने। अब यहाँ पे आपकी प्री डिपॉजिट की कंडीशन क्या होगी? अगर आप पूरा टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ऑटोमेटिकली 107 में जो कंडीशन दी हुई है अपील फाइल करने की, 10% टैक्स तो वो जमा हो गया, तो कोई प्री डिपॉजिट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाउएवर कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे 10% का थ्रेशोल्ड ना मीट कर रहा हो, या फिर जहां पे आपने कोई टैक्स जो है वो ना पे किया हो, उन केसेस में आपको जो 107 की कंडीशन है 10% प्री डिपॉजिट की, वो आपको अलग से जमा करना पड़ेगा अपील फाइल करने के लिए। ये कंडीशन अप्लाई रहेगी यहाँ पे। अब सब्जेक्ट मैटर जो अपील का होगा वो मेरिट्स पे नहीं होगा, सिर्फ जो प्रोसीडिंग 128A की कंडक्ट करी गई होंगी उससे रिलेटेड ही आप अपील में जा सकते हैं, सिर्फ वही सब्जेक्ट मैटर होगा अपील का। मेरिट्स पे कोई डिस्कशन वहां पे उस अपील में आपके ग्राउंड्स में नहीं हो सकता है, ना ही कोई ऑर्डर मेरिट पे पास हो सकता है। तो अपील्स कैन ओनली कंटेस्ट द वेवर एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 128A एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल मेरिट्स। अब जो एपलेट अथॉरिटी है, अगर वो ये होल्ड करती है कि जो आपका रिजेक्शन किया गया SPL 07 में वो गलत है, तो एपलेट अथॉरिटी आपका जो रिजेक्शन है उसको सेट असाइड करते हुए SPL 06 इशू कर देगी। जिस तरीके से SPL 05 प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा, उसी तरीके से एपलेट अथॉरिटी SPL 06 इशू करेगी। SPL 06 इशू होने के बाद आपकी जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा और आप उसको अप्रोप्रिएटली पे कर सकते हैं जाके। अब अगर रिजेक्ट करती है, अगर एपलेट अथॉरिटी जो है वो आपकी अपील को 128A से रिलेटेड जो अपील है उसको रिजेक्ट करती है, तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने फाइल करी होगी, अगर जैसे मान लीजिए 17-18 का ऑर्डर है, 17-18 का ऑर्डर आया, आपने अपील फाइल कर दी, अपील आपकी पेंडिंग है, चल रही है। अब अपील पेंडिंग
होने के बाद आपने सोचा कि चलिए हम फायदा ले लेते हैं 128A का, और आपने क्या किया कि जो टैक्स पोर्शन है वो आपने पे कर दिया 128A के प्रोविजंस के हिसाब से, और आपने विड्रॉल की एक एप्लीकेशन भी डाल दी। विड्रॉ होती है नहीं होती वो तो सेकेंडरी बात है, विड्रॉल की आपने एक एप्लीकेशन डाल दी, और उस विड्रॉल के एप्लीकेशन के साथ आपने SPL 02 फाइल कर दिया 128A का फायदा लेने के लिए। अब यहाँ पे एक ऐसा केस बन जाता है कि आपका SPL 02 जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपके लिए SPL 07 इशू हो गया। SPL 07 इशू होने के बाद आपने उसकी APL 01 से अपील करी। ये अपील जो है ओरिजिनल मेरिट्स पे नहीं चल रही, ये तो आपने 128A वाले ऑर्डर की अपील करी, SPL 07 की अपील करी, और वहां पे भी वो रिजेक्ट कर दी गई, वहां पे भी वो रिजेक्ट कर दी गई। तो अगर आपकी जो मूल अपील थी जिसकी आपने विड्रॉल दी थी वो रिस्टोर हो जाएगी SPL 08 फाइल करने पे। इसका मतलब क्या हुआ, अपील फाइल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फायदा ले भी रहे हैं, हालांकि 17, 18, 18, 19 के मैटर्स में अपील फाइल करने का टाइम निकल चुका है, अगर आप कर सकते हैं हाईकोर्ट जाके कर सकते हैं, लेकिन 19-20 के ऑर्डर जो है उसमें भी अपील फाइल करने के टाइम है। तो अगर आप अपील फाइल कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका SPL 02 जो ये 128A की पूरी प्रोसीडिंग्स है इसमें अगर रिजेक्ट होता है आगे जाके, तो आपके पास एक ये ऑप्शन है कि मेरिट पे जो आपकी ओरिजिनल अपील होगी वो SPL 08 फाइल करने के बाद रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं करी होगी तो आपके पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा इसको पे करने के अलावा। इफ रिजेक्शन इज ओवरटर्न, नो फर्दर अपील इज अलाउड। इस मैटर पे आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी टाइम पीरियड आपका निकल चुका होगा 107 में फाइल करने का। दूसरा, SPL 07 के रिजेक्शन को अगर अपीलेट अथॉरिटी कंफर्म कर देती है तो आप उसकी अपील फिर नहीं कर सकते। अब एक बार फिर से दोबारा जो भी अभी डिस्कशन हुआ है उसका एक ये टेबल है, इससे एक बार जिस्ट आ जाएगा पूरे का कि कौन से फॉर्म्स हैं, किस फॉर्म का क्या यूज है, क्या कंडीशन है और क्या टाइम लिमिट है। तो सबसे पहले SPL 01 पे आते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, SPL 01 उन लोगों को फाइल करना है जिनके पास 73 के अंडर नोटिस है पर ऑर्डर नहीं। इसकी कंडीशन क्या है कि आप पूरा टैक्स का पेमेंट DRC 03 से करेंगे SPL 01 फाइल करने से पहले, और नोटिस जो है 17, 18, 18, 19 या 19-20 से रिलेटेड होनी चाहिए। टाइम लिमिट जैसे कि सब में 31/3/2025 से 3 महीने के अंदर, मतलब अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हमारे पास में। SPL 02 जो है वो ज्यादातर लोग जो फाइल करेंगे वो फॉर्म है कि फॉर वेवर रिक्वेस्ट व्हेन डिमांड, जब आपके पास ऑर्डर है या अपील का ऑर्डर है। इन कंडीशन इसमें आप क्या करेंगे, 17, 18, 18, 19 या 19-20 से रिलेटेड होना चाहिए, और पेमेंट मस्ट बी मेड वाया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाके आपको उसको सेट ऑफ करना है, और 3 महीने के अंदर ये भी फाइल होना चाहिए। या फिर रीडिटर्मिनेशन की जैसे हमने बात करी, 73 से 74 से 73 में कन्वर्ट हुआ, डिमांड के ऑर्डर हो सकते हैं, उनमें आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। अब आगे देखते हैं SPL 03 में क्या है। SPL 03 जो है वो फाइल करेगा आपका प्रॉपर ऑफिसर, जो असेसमेंट ऑफिसर होगा, टैक्स ऑफिसर होगा, जो आपकी SPL 01 या SPL 02 को एग्जामिन करेगा। वो SPL 03 शो कॉज नोटिस होगी जो वो फाइल करेगा, वो 3 महीने के अंदर फाइल करेगा, इशू करेगा। 3 महीने एप्लीकेशन मिलने से 3 महीने के अंदर इशू करेगा। SPL 04 पे आ जाते हैं। SPL 04 हमारे DRC 06 की तरह के हम रिप्लाई फाइल करेंगे। हमारे पास 1 महीने का टाइम पीरियड होगा SPL 04 फाइल करने का। आगे क्या होता है इसमें, क्या और प्रोसीजर, अगर कोई अमेंडमेंट आता है, टाइम लिमिट बढ़ता है, तो अभी क्लियर नहीं है, पर SPL 04 जो है उसको 1 महीने के अंदर हमें रिप्लाई उसका देना है। उसके बाद आ जाते हैं कि SPL 05 क्या है। SPL 05 तब होगा जब आपकी SPL 01 या 2 के अंदर जो एप्लीकेशन है वेवर की वो अप्रूव हो जाएगी, तो प्रॉपर ऑफिसर SPL 05 इशू कर देगा। 3 महीने के अंदर इशू करेगा अगर आप रिप्लाई देते हैं, अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो 4 महीने के अंदर, और अगर आपके एप्लीकेशन से 3 महीने तक वो कोई भी SPL 03 या ऑर्डर नहीं इशू करता है तो ऑटो पॉप जनरेट हो जाएगी SPL 05 रूल 164 के तहत। SPL 06 जो है वो वही सेम चीज है
जो SPL 05 प्रॉपर ऑफिसर इशू करता, पर ना इशू करते हुए आप अपील में गए क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वही चीज जो SPL 05 प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा वही SPL 06 में एपलेट अथॉरिटी इशू करेगी SPL 07 का रिव्यू करते हुए, और आपकी SPL 02 का या 1 का रिव्यू करते हुए। SPL 07 रिजेक्शन का ऑर्डर है। अगर SPL 07 से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप वापस एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अगर एपलेट अथॉरिटी जो है अप्रूव कर देती है तो SPL 06 इशू कर देगी, और अगर एपलेट अथॉरिटी जो है रिजेक्ट कर देती है तो आपके पास कोई अपील नहीं बचती है, कोई रास्ता नहीं बचता है। और अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई ओरिजिनल मूल अपील फाइल हो, अगर कोई मूल अपील फाइल थी तो SPL 08 जो आखिरी फॉर्म है हमारा, उसको फाइल करके आप अपनी पुरानी अपील को रिस्टोर करवा पाएंगे। तो थैंक यू। ये जो पूरा नई एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड था, ये मेरी तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन रहा। कोई सवाल जवाब या कोई डाउट या आपस में डिस्कशन कोई करना चाहें सर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ सर। प्रभात गुप्ता जी। जी सर। जी सर जी, क्वेरीज मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ, यदि हमारे पास 73(9) का ऑर्डर है केवल और हमने उसके अगेंस्ट अपील नहीं की है, तो क्या उसमें 128A का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा, आपको मिलेगा बेनिफिट, उसका मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने अपील कर रखी थी और अक्टूबर के लास्ट वीक में मैंने विड्रॉ कर लिया उसका, तो उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। अब विड्रॉल करने के बाद SPL 2 कितने दिन के अंदर मेरे को दाखिल करना है? सर आपको 31/3/2025 तक तो पेमेंट कर देनी है, जो भी आपके DRC 07 में डिमांड थी टैक्स की। ठीक। और सर 31/3/2025 से 3 महीने का आपके पास समय होगा SPL 02 सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। ये सर्कुलर नंबर 238 जो आया है, हाँ उसमें लिखा है फॉर्म GST SPL 2, it is to be mentioned that he is required to upload final order for withdrawal of the said appeal or writ petition on the common portal within 1 month of the issuance of the said order for withdrawal by the concerning authority, and order जो है हमारा अक्टूबर में ही कर दिया उन्होंने विड्रॉल का। ठीक है, तो सर वो ऑर्डर जो आप SPL 02 के साथ अपलोड कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने विड्रॉल की एप्लीकेशन दी, लेकिन उनका अगर मान लीजिए ऑर्डर विड्रॉल का नहीं हुआ है, तब उन केसेस में वो क्या करेंगे? तो वो लोग क्या करेंगे कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी विड्रॉल की, वो एप्लीकेशन वो लोग साथ में SPL 02 के फाइल कर देंगे। अगर आप और उनका ऑर्डर कभी बाद में होता है, मान लीजिए उनका ऑर्डर जो है वो मई में जाके हुआ, तो मई से उनको 30 दिन का समय मिलेगा वो ऑर्डर अपलोड करने के लिए, वो ऑर्डर फाइल करने का। हाँ, वो आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। हमको जैसा अक्टूबर में ही उन्होंने विड्रॉल हमारा एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ तो ठीक है, आप उसको विड्रॉल के साथ उसको फाइल करिए SPL 02 को। SPL 02 हमें कितने दिन के अंदर जमा करना होगा? सर आपको पहले तो डिमांड जो भी निकली है DRC 07 में, जो टैक्स की डिमांड है, पहले तो वो आपको जमा करनी है। ओके सर। वो डिमांड जमा करने के बाद आप SPL 02 अब फाइल कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये विदिन 1 मंथ करना पड़ेगा ना? नहीं, आपके पास टाइम है 31/3/2025 से 3 महीने, मतलब अप्रैल मई जून तक का आपके पास टाइम है SPL 02 फाइल करने का। लेकिन विड्रॉल ऑर्डर कब सबमिट करेंगे? SPL 2 आप के साथ में कर दीजिए, साथ में सबमिट कर दीजिए। लेकिन ये सर्कुलर नंबर 238 क्यों कह रहा है विदिन 1 मंथ ऑफ इशुएंस ऑफ द सैड ऑर्डर? सर वो उन केसेस के लिए है जिनके पास विड्रॉल ऑर्डर मान लीजिए नहीं है। उन्होंने क्या किया कि उनको SPL 02 तो फाइल करना है अब 3 महीने के अंदर, उन्होंने SPL 02 फाइल कर दिया विड्रॉल की एप्लीकेशन के साथ, ऑर्डर के साथ नहीं, एप्लीकेशन के साथ उन्होंने SPL 02 फाइल कर दिया।
अब ओके उनको जब भी ऑर्डर मिलेगा, मई में जी मिलेगा, जून में, जुलाई में, जब भी मिलेगा, तो जी उनको 1 महीने के अंदर वो ऑर्डर अपलोड करना है। ये उनके लिए बात लिखी हुई है। उनके अगर लिए आपके पास ऑर्डर है तो आप SPL 02 के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। अब लेकिन बिफोर SPL 2 फाइलिंग हमें हम्म, टैक्स जमा करना पड़ेगा कंपलसरी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जमा करना है, फिर SPL 02 फाइल करना है। अब दूसरी चीज ये जानकारी करना चाहता हूँ मैं हम्म, कि अगर किसी ने मतलब टैक्स फुल जमा कर रखा है हाँ लेकिन हाँ इंटरेस्ट जो है पार्शली जमा कर रखा है, सपोज करो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बन रहा है और उसने 25,000 रुपए उसमें जमा कर दिए हैं, तो 75,000 रुपए उसका इंटरेस्ट बचा हुआ है और पेनल्टी बची हुई है। तो क्या वो जो है ये इस योजना का फायदा उठा सकता है? उसने जमा अगर DRC 03 से किया हुआ है, जी तो उसमें जो अगर पेनल्टी और इंटरेस्ट का कोई अमाउंट बचा हुआ है, जी उसका फायदा तो उसे मिल जाएगा, जी लेकिन जो वो जमा कर चुका है उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा। और DRC 03A के थ्रू हमें वो करना पड़ेगा इसका। हाँ, DRC 03A के थ्रू, वो DRC 03 को आप लिंक करेंगे उस डिमांड से, जी और उसका फायदा आपको तब मिलेगा SPL 02 फाइल करते समय। SPL 02 फाइल करने से पहले। हाँ, उससे पहले आप जी पहले DRC 03A करेंगे, तब SPL 02 फाइल करेंगे। थैंक एक्सक्यूज यू मी सर। सर। सर मेरा रिटर्न रिटर्न जो है, रिटर्न का इंटरेस्ट पेनल्टी है, टैक्स ऑलरेडी पेड है, तो ये स्कीम में उसको लाभ मिलेगा? नहीं सर, रिटर्न के इंटरेस्ट पेनल्टी में लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा ओके। हाँ जी सर। शैलजा मैम अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लिया। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पता करना है कि जैसे मेरी अपीलें थी, वो अपीलें प्राइमा फेसी ग्राउंड पर लेट मतलब डिले के कारण रिजेक्ट हो गई। कैन आई गेट बेनिफिट ऑफ दैट? बिल्कुल मैडम, श्योर, यू कैन गेट बेनिफिट। क्योंकि मेरी अपीलें थी वो डिले फाइलिंग थी, तो इसलिए वो प्राइमा फेसी ग्राउंड पर रिजेक्ट हो गई, तो उसमें मुझे विड्रॉल की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आई थिंक तो आप DRC 07 जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप SPL 02 फाइल कर लीजिए। मुझे ऑर्डर लगाना पड़ेगा जो मेरे रिजेक्शन के ऑर्डर मिले हैं। बिल्कुल, आप ऑर्डर नहीं, रिजेक्शन का ऑर्डर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप उस पे SPL 02 जब आप फाइल करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होगा ये बताने का कि वेदर एनी अपील इज पेंडिंग और नॉट, तो आप उसमें तो नो नो कर करेंगे, क्योंकि दें। आपकी अपील तो पेंडिंग होगी नहीं ना। नहीं, अपील पेंडिंग नहीं हो तो उन्होंने प्राइमा फेसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दी डिले के पॉइंट पर, तो ठीक है, उसको आप नो करके। लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको नो कर देना है बस उसमें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अंकित गुप्ता जी अनम्यूट कर लें। नमस्कार राजीव जी। हेलो हाँ सर, बताइए सर। सर, एक अपील मेरी 73 की पार्टली अलाउड हो गई। उसमें 2 लाख रुपए का मेरा टैक्स निकल रहा है, जमा करना है। वो ग्राउंड तो वैसे हमारा अपर कोर्ट में जाने के उसमें है हम, लेकिन क्या हम इसमें 128 का लाभ अगर लेते हैं, अभी फाइल कर दें APL इसमें, तो क्या हम जो अपर कोर्ट में अपील फाइल करेंगे उसमें हो सकती है? नहीं सर, अगर देखिए आप की अपील का ऑर्डर पास हो चुका है, 73 का भी सितंबर में ऑर्डर पास हो चुका है, तो अगर आप इसमें SPL 02 अगर आपको फाइल करना है तो पहले तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो डिमांड भरना। बचे वो आपको भरना पड़ेगा, और वो डिमांड के अगेंस्ट आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, और सेट ऑफ करने के बाद आपको SPL 02 तब फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें आपके पास फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप DRC 03A भर दोगे, तो अगर आप जमा कर दोगे तब आपके पास आगे का रिलीफ खत्म हो जाएगा इसमें। इसको नहीं तभी बच आप कंडीशनल ये है कि अगर आप वेवर ले रहे हो इंटरेस्ट और पेनल्टी का, तो आप टैक्स जमा कर रहे हो। अनकंडीशनल ये मतलब आप इसी हाँ सर, 100% टैक्स जमा कर देंगे तभी वो फाइल हो सकता है। तभी वो फाइल हो पाएगा जी। तो अगर आपको लगता है आप मेरिट पे स्ट्रांग हो, हाँ मेरिट पे स्ट्रांग है, वो ट्रांजन का केस है उसमें है, तो अगर आप मेरिट पे स्ट्रांग हो तो आप मत जाइए ना 128A पे, आप हाई कोर्ट अप्रोच करिए। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर हाँ सर। ऐसा है,
मेन अपील जो अपना टैक्स है वो डिपॉजिट हो चुका, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की अपील डाली हुई है। वो अपील पहले विदड्रा के करके SPL 2 सबमिट करना पड़ेगा या बाद में विदड्रा कर? नहीं सर, पहले विड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। किसी अन्य सदस्य की कोई क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेज कर दें। किसी सदस्य की क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेज करें। अंकित जी, मेरी एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ सर। क्या जी, ये बताइए सर, ट्रांस वन जो आया, जो वेट क्रेडिट हमारा ट्रांस वन के थ्रू आया, उसमें यदि डिस्प्यूटेड है तो उसके लिए क्या कवर होगा? वो डिमांड उसकी इंटरेस्ट उसको निकाला है सर, मेरे हिसाब से तो कवर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए, अगर 128 ए की लैंग्वेज को हम पढ़े हैं तो 128 ए की जो लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि एनी डिमांड पर्टेनिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अब अगर ट्रांस वन से रिलेटेड अगर ऑर्डर पास हुआ होगा तो हमारा 17-18 में हुआ होगा। नहीं शुक्ला सर, मैं आपको थोड़ा सा केस समझाऊं। जुलाई में ट्रांसफर हुआ, ट्रांस वन से ऑर्डर आया, डिपार्टमेंट ने मुझे ट्रांस वन का क्रेडिट दिया अगस्त में। मेरे डीलर ने अगस्त में सुमोटो फिगर आउट करके अलग से डाल दिया, तो दो बार क्रेडिट ले लिया उसने CGST में। उसको उसने 3 महीने बाद CGST में जो क्रेडिट लिया था उसकी क्या SGST को उसने रिवर्स कर दिया क्रेडिट को। जब 17-18 का असेसमेंट हुआ तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपको CGST को क्रेडिट करना था, आपने SGST को करा, तो उतना आप अपने जमा कर दीजिए। व्यापारी ने उसे जमा कर दिया अपने ITC से। अब उनकी डिमांड है तो हमारे पास हो गया कि दो बार हमारा क्रेडिट रिवर्स हो गया। एक जगह हमें क्लेम करना है, रिक्लेम करना जो हमने किया, जिसके अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, तो ये अपीलेट है। यदि हम इसके अंदर आते हैं तो वो हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा ना सर। मेरे हिसाब से तो सर ये मेरिट का मुद्दा है जी। ये मेरिट पे अगर हम 128 ए की अगर बात करें तो इसमें मेरिट से तो कोई संबंध ही नहीं है इसका, दूर दूर तक। ये तो सीधा ऑप्शनल है, आप ऑप्शन है। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे पे करिए। मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है मेरिट, आपका केस मेरिट पे मजबूत है, तो आप 128 ए में मत जाइए। मेरी तो यही राय है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा भी यही। थैंक यू। किसी और अन्य सदस्य की क्वेरी हो तो अंकित जी, एक सवाल है। जी सर जी। बॉस में कह रहा है जिन लोगों ने DRC 03 ऑलरेडी जमा कर दी है तो उसके लिए DRC 03A आएगा, आप बता रहे थे। हाँ जी सर। तो ये DRC 03A तो सर ये विड्रॉल तो हुआ DRC 03 का? नहीं, DRC 03 और DRC सर, देखिए आपकी एक डिमांड क्रिएट हुई, आपने DRC 03 से पैसा जमा किया, इन दोनों के बीच में एक तरीके से लिंक को समझ लीजिए। DRC 03 जो A है, इन दोनों को लिंक करने के लिए है कि ये डिमांड जो हमने DRC 03 से जमा करी है वो इस ऑर्डर या इस डिमांड के खिलाफ जमा करी है। तो आप जब DRC 03A फाइल करेंगे तो उसमें आप ARA नंबर डालेंगे DRC 03 का, उसमें आप बताएंगे कि ये किस डिमांड से रिलेटेड है, 17-18 की, 18-19 या 19-20 से। तो वो जो डिमांड में आपने DRC 03 जमा कर रखा होगा उसको वो उसमें एडजस्ट कर देगा। तो इसका ये बॉस ऑर्डर जारी करेंगे क्या अधिकारी कोई इसका? नहीं सर, DRC 03A जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप SPL 02 फाइल करेंगे। उसके बाद जब खत्म हो जाएगी तब अधिकारी SPL 05 एक ऑर्डर जारी करेगा। ठीक है बस। तो कुछ ये जो प्रोसीडिंग है थोड़ी असेसमेंट के तरीके चले। शिव गोपाल सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। जी सर,
सर मेरी क्वेरी ये है कि कुछ आर्डरों में 18-19 के 19-20 के आर्डरों में हम लोगों ने उस समय जो है जो डिस्प्यूटेड जो अमाउंट 70 नोटिस में मांगा गया है वो जमा कर दिया। नोटिस में जो डिमांड थी उसमें टेस्ट का पार्ट जमा कर दिया गया है। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में कुछ अपीलेट असेसिंग अथॉरिटी ने उसमें ऑर्डर भी पास कर दिए, उसने कोई डिमांड भी नहीं निकाली। सर अगर आपने टैक्स जमा कर दिया है और आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी बची होगी तभी तो ऑर्डर होगा आपके पास। नहीं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके वो जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया। तो डिमांड खत्म हो गई ना फिर। मतलब उन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई नहीं उसमें। वो डीआरसी जो हमने अमाउंट जमा किया नोटिस के अगेंस्ट में, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपकी डिमांड खत्म हो गई ना फिर तो। हाँ, डिमांड करने के मतलब उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी क्योंकि उन्होंने मांगी नहीं, तो क्या अब इन फर्दर वो उसमें डिमांड कर सकते हैं या उसमें कुछ? नहीं, फर्दर कुछ नहीं होगा, क्योंकि कायदे से तो उनको स्कीम आने के बाद उसको वेवर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वेवर तो उन्होंने मतलब उसी में वेव कर दिया तरीके से, मान के चलिए। अगर आपको एपीलेट अथॉरिटी से फायदा मिल चुका है, उन्होंने डिमांड को वेव किया। हाँ, तो अगर असेसिंग ऑफिसर आपका असेसिंग ऑफिसर ने जब वेव किया तो डीआरसी 07 इशू किया होगा ना ऑर्डर। एसएमटी 12 जारी कर दिया। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और डिमांड नीट कर दी, काम खत्म हो गया। आपकी रिप्लाई हमने एसएमटी 11 में हमने अपनी रिप्लाई लगाई, रिप्लाई संघों को डीआरसी 03 जमा कर दिया कि डिमांड टैक्स अमाउंट मैंने जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने एसएमटी 12 हमको जारी कर दिया, तो बस खत्म। अब आपके खिलाफ थे ना, अब तो टाइम निकल गया ना, अब थे ना वो डिमांड निकाल लेगा आपके अगेंस्ट। देखिए, ये जो योजना है ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी डिमांड कोई पेंडिंग है, जिनका मैटर क्लोज हो चुका है, उनसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। लेना नहीं, लेकिन कायदे से तो एज पर लॉ तो उनको इंटरेस्ट पेनल्टी लगानी चाहिए थी हमारे वो समय। नहीं, अगर मान लीजिए वो ऑर्डर पास कर चुका है, उसने नहीं लगाई जो चीज उसको नहीं लगानी चाहिए, उसने नहीं लगाई मान लीजिए, तो वो 120 से या इस प्रोसीडिंग के थ्रू वो नहीं लगा सकता है। वो तो डिपार्टमेंट का भी, अगर मान लीजिए, वैसे इसमें कोई ऑप्शन बचा नहीं है डिपार्टमेंट के पास भी। ओके सर, थैंक यू। अंकित जी एक सवाल और है बस। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, बताइए। बस मैं कह रहा था, जैसे डीआरसी 03 मान लो किसी से गलत जमा हो जाता है हेड या ईयर में, तो उसके लिए क्या रास्ता रहता है? उसके लिए 3A मेरे ख्याल से। गलत जमा का सर क्या मतलब है? जैसे ना मान लो डीआरसी 0 मैंने को जमा करना था 20-21 का, जमा करते मैंने 21-22 का, उसका देखिए इसमें सर, देखिए ये एक प्रोसीजरल चीज है। इसमें मान लीजिए आपका ये कहना है कि मान लीजिए आपकी डिमांड 18-19 की थी और आपने डीआरसी 03 19-20 में जमा कर रखा है, ये कहने का मतलब? जी जी जी। अच्छा, तो इसमें तो आप अपने प्रॉपर ऑफिसर को अप्रोच करिए। मेरे ख्याल से शायद उसके लिए 3A तो बना था सर, डीआरसी 03 उसे बैक करने के लिए। नहीं सर, उसका रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा, सही हाँ, आपको जमा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में रिफंड अप्लाई होगा उसका। 3A जो आप बता रहे हैं वो तो केवल एक प्रोसीजरल लाया गया है। बेसिकली डीआरसी 03 था कि आप ऑर्डर पास होने से पहले यदि आप अपनी एक्सेप्ट कर लेते अपनी लायबिलिटी, उसको डीआरसी 03 से जमा करना था। और सर ऑर्डर के बाद जो लायबिलिटी आती थी वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से होती थी, वहां से पे करनी थी, उसके आपने 3 से जमा कर दिया। तो अब तक कोई टूल नहीं था गवर्नमेंट के पास, उसके लिए ये आए डीआरसी 03A कि जो 3 में जो आपने पे कर दिए उसको इस प्रोसीजर से उसको एडजस्ट कर लें। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शुक्ला जी। हाँ सर बिल्कुल, वो दोनों को जोड़ने का एक टूल है एक तरीके से। केवल एक सिंपली प्रोसीजर लाए हैं उसको जोड़ने। हाँ, एडजस्ट कैसे कर सकते हैं सर? 3A तो उससे पहले आ चुका था। नहीं सर, बिल्कुल पहले आया हुआ था, पर अगर आप उसका पर्पस देखें तो पर्पस तो उसका यही है ना, एडजस्टमेंट के लिए लाएंगे। पर्पस उसका ट्रिब्यूनल में भी काम आएगा 3A का।
आपकी DRC 03 से अगर कोई डिमांड जमा होगी और ट्रिब्यूनल में जब आपको जाना होगा, प्री डिपॉजिट करना होगा, और आपको ट्रिब्यूनल को ये शो करना है कि हमने प्री डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके लिए भी DRC 03A तब यूज होगा उस टाइम पे भी। अच्छा, उससे वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट लेजर को फैच कर लेगा। हाँ सर वो तो हाँ, कोई वहाँ भी तो अगर रिड्यूस कोई हो भी ऐसी अगर डिमांड है जो DRC 3 में जमा है और DRC 7 में उसका बेनिफिट नहीं है, सभी के लिए 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। बस 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल applicable बिल्कुल। हो जाएगा। अंकित सर, आपका कोई क्वेरी है? हाँ सर, मेरी है। ठीक मेरा है। सर एक चीज बताइए, 73 अगर AS/MT 10 इशू किया है, उसमें 10 दिन का टाइम दिया, 73 इशू कर दिया, तो 73 इशू होते ही अगर हम DRC दाखिल कर देते हैं तो पेनल्टी नहीं लगा सकते विदिन 30? पेनल्टी का रिलेशन तो सर पेमेंट से है। अगर 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं। AS/MT 10 का उसने जो इशू हुआ 15 तारीख को इशू हुआ, 25 तारीख में 73 इशू कर दिया अथॉरिटी ने, 25 तारीख में हमने DRC 03 दाखिल कर दिया 3700 रुपए का जो भी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और पेनल्टी लगा दी। ठीक है। इंटरेस्ट की लगाई होगी ना सर? इंटरेस्ट जमा नहीं किया होगा आपने, इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगाई होगी। टैक्स हेड जमा किया होगा आपने, सिर्फ लगा सकते हैं वो। अगर हाँ इंटरेस्ट आपने जमा नहीं किया होगा तो पेनल्टी लगा सकते। हाँ, ड्यूज पे इंटरेस्ट में रहेगा। आपने सिर्फ टैक्स हेड जमा किया होगा ना। बिल्कुल, इंटरेस्ट के पार्ट पे भी लगा सकते हैं ये पेनल्टी, इंटरेस्ट का अगर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसका फायदा आप ले सकते हैं ना आप। हाँ, उसका तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्योंकि अपील चल रही है और ये ग्राउंड्स भी है, तो इस ग्राउंड को डालें 128A को ही डालें, क्योंकि अपील से तो छूट भी सकता है। नहीं, आप 128A इसमें डालिए, क्योंकि आपका अगर टैक्स जमा हो चुका है तो आप फायदा उठाइए 128A का। मेरे ख्याल से सभी की क्वेरीज पूरी हो चुकी हैं। सर एक क्वेरी मेरी बाकी है बतानी। जी सर जी, हैंड रेज नहीं था ना सर आपका? कीजिए सर। मैं सुन रहा था, हो सकता है मेरी क्वेरी को रेज करते। सर ये एक इशू ये मेरा है, मेरी एक अपील पेंडिंग है 73 की, 17/18 की ही। उसमें है क्या कि 3B 2A का मिसमैच है और उसमें पार्शली जो है बेनिफिट दे रहे हैं अपील। सप्लायर ने मार्च के अपने 3B नील फाइल कर रखे, तो उसने सर्टिफिकेट टेक दे रखे हैं, बट बोलने कोई इशू नहीं है, आप 73 का मैटर है तो आप ये 128 का बेनिफिट ले सकते हैं बाद में। ऐसा हो सकता है क्या? आप सर अगर अपील में अगर पार्शियल बेनिफिट दे रहे हैं तो आप अपील से ऑर्डर करवा लीजिए, और अपील का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में जो भी डिमांड टैक्स की निकलती है वो आप जमा कर दीजिएगा, बेनिफिट ले सकते हैं आप, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाएगी। तो सर वो मुझे 31 मार्च से पहले करानी पड़ेगी ना ऑर्डर आपके पास 31 मार्च से पहले होना चाहिए आपके पास। ठीक है सर, अभी तो सर अभी अपील साहब है हमारा रिटायर हुए, अब देखते हैं कौन सा आता है। वैसे जिस हिसाब से अपीलों का दौर चल रहा है यूपी में 19-20 तक की तो नहीं, पर 18-19 तक की अपीलें जनवरी-फरवरी तक सारी हो जाएंगी डिस्पोज। अरे सर यहाँ बहुत सा मैटर गंभीर है, यहाँ पे तो आख्या नहीं लोग भेज पा रहे हैं। राकेश सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी अंकित जी, थैंक यू। आदरणीय शुक्ला जी। हाँ सर। हम अभी HPH 8 तक नहीं पहुंच पाए थे, तो 8 को आज आपने बताया, उससे हमारी समस्याएं बहुत सॉल्व हो गई, और मैं समझता हूँ इसको आप रिपीट करेंगे तो हम और ज्यादा लाभान्वित होंगे। पहली बात। दूसरी चीज, जहाँ कई एक साल के टैक्स पीरियड का जैसे 19-20 और 20-21 के एक कंबाइंड ऑर्डर है, जैसे बताया आपने, मालूम पड़ा कि वहाँ एरोनियस रिफंड का केस है 20-21 में, 19-20 में है वो सिंपली हमारा ITC का जो भी मैटर उसकी डिमांड है टैक्स की केवल। ठीक है ना? तो जैसा आपने बताया कि हमें अगर कंबाइंड ऑर्डर है तो 20-21 की टैक्स पेनल्टी ब्याज जो भी है वो जमा कराना पड़ेगा, तभी 19-20 के लिए हम 128A का बेनिफिट ले पाएंगे। इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारा जो मंशा है, जो लेजिस्लेचर की मंशा है कि भाई जो गलत शुरू में गलतियां हुई थी
और उस गलतियों की वजह से, टेक्निकल एरर्स की वजह से या किसी भी तरह से अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, जानबूझ के नहीं की हैं, 73 के मैटर्स हैं, मतलब ही वही है 73 का, कि हमारी शुरुआत में ना जानकारी की वजह से गलतियां हुई थी, ठीक है ना सर। तो उनका लाभ भी हमें नहीं मिल पाएगा अनलेस हम 20-21 की जो रिफंड और सब कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 20-21 का टैक्स और ब्याज पेनल्टी जमा कराए बिना हम 19-20 में ले लें, जब यहाँ बेनिफिट 19-20 का है, कंबाइंड ऑर्डर है। तो कृपया करके दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिलहाल जो पूरी प्रक्रिया बनाई है इन्होंने, रूल 164 सेक्शन 128A, जी इस जी प्रक्रिया में तो यही है कि अगर आपको फायदा लेना है 19-20 का और एक कंबाइंड ऑर्डर है, तो आपको 20-21 का भी, पहले तो आप जैसे पहला आपका प्रोसेस की स्टार्टिंग होगी टैक्स जमा करने से। जी तो जब आप टैक्स जमा करेंगे तब आपको उस समय आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं जमा करनी है 20-21 की। आप पहले सिर्फ जो टैक्स का कुल अमाउंट है DRC 07 में वो जमा करेंगे। जी उसके बाद आप SPL 02 फाइल करेंगे। जी उसके बाद जो आपका अधिकारी है वो SPL 05 इशू करेगा। वो जी जब SPL 05 इशू हो जाएगा तब आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा 20-21 की इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करने का। जी वो अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपको 19-20 का फायदा भी नहीं मिलेगा। तो ये मतलब एक, वही हुआ शुक्ला हाँ, जी, मतलब वही हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब वही है कि हमें 19-20 के लिए हमारी स्कीम है, ये शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है कि भाई 19-20 तक के 3 सालों के जो केस हैं उनमें गलतियां हुई हैं और गलतियों की वजह से अननेसरी 17-18 माल में जितना टैक्स है उतनी ब्याज बन रही है, पेनल्टी भी अलग से देनी पड़ रही है। तो अनजाने में हुई गलतियों को माफ करने के लिए स्कीम लेके आए, एमनेस्टी स्कीम लेके आए। लेकिन 20-21 जिससे कोई संबंध नहीं है, सिंपली उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कि दोनों के ऑर्डर कंबाइंड कर दिए। अगर वही ऑर्डर इंडिपेंडेंट 2 साल के 2 ऑर्डर होते, एसएससी की क्या गलती है इसमें? तो सिर्फ इस वजह से मैं उसका एमनेस्टी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ कि साहब 20-21 का ऑर्डर ज्वाइंट है, वो उसी में कंबाइंड है। तो ये तो एक वैसे मंशा के खिलाफ है ना, सरकार की मंशा के खिलाफ है। तो आदरणीय शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा है तो हमें इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि 20-21 का इससे कोई संबंध है ही नहीं। ऑर्डर ऑफिसर ने किया है, वो 4 साल का एक ऑर्डर कर दे तो मैं क्या रोक लूंगा उसको? लेकिन मैं एमनेस्टी का फायदा लेना चाह रहा हूँ। शुरू के 3 साल में गलतियां मानी उन्होंने कि अनजाने में गलतियां हुई हैं। तो अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, आज मैं एमनेस्टी में 19-20 के लिए फायदा क्यों नहीं लूं? ऑफिसर ने रोक दिया मेरे को कि 20-21 के पहले जमा करिए आप। जब 20-21 में लड़ना चाह रहा हूं मैं, जो वाट एवर द मेरे जो भी मेरिट पे मैं जाना चाहूँ, 19-20 में तो नहीं जा रहा हूँ मैं मेरिट पे। तो इसमें थोड़ा सा, और एक SPL 08 की जो बात थी उसको और डिटेल में बताएं प्लीज। क्योंकि वहां तक अभी तक कंफ्यूजन लोगों को ये था, अरे साहब कि वो अपील विड्रॉ कर ली तो दोबारा अपील ही नहीं कर सकते, केवल जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है उसी के खिलाफ अपील कर सकते हैं और उसके मेरिट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये तो मैंने कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया इस चीज को। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये एक प्रश्न था, अभी तक लोगों के जहन में था, हम लोगों के जहन में था, तो उसको भी फिर से रिपीट कर दें प्लीज, तो ज्यादा सर लाभान्वित होंगे। SPL 08 जो है वो तब आप फाइल करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रक्रिया को एक बार फिर देखते हैं। आपने SPL 02 फाइल किया, अधिकारी या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर अधिकारी ने एक्सेप्ट कर लिया तो SPL 05 इशू कर देगा, आपने टैक्स जमा कर दिया, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ, काम खत्म, प्रोसीडिंग खत्म। SPL 05 की कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए अधिकारी ने आपका रिजेक्ट कर दिया किसी भी वजह से, तो वो SPL 07 इशू कर देगा। SPL 07 इशू करने के बाद आप गए एपलेट अथॉरिटी के पास। एपलेट अथॉरिटी के पास जब आप गए तो एपलेट अथॉरिटी या तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, SPL 06 इशू कर देगा, या उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो अगर आपकी अपील फाइल थी पहले तो SPL 08 फाइल करके आप पुरानी अपील को रिस्टोर करवा सकते हैं मेरिट पे। हाँ, बहुत बढ़िया शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। मतलब वही था कि अभी तक लोगों के जहन में ये था, हम लोग सोच रहे थे कि यार उधर विड्रॉ कर ली, वहां से भी गए, जहाँ रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन का जो अपील होगी वो तो केवल रिजेक्शन वाली पॉइंट पर होगी कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी है कि हाँ नहीं। हाँ, वो मेरिट से मेरिट कोई नहीं लेना होगी। देना नहीं था, मेरिट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन SPL 08 से हम मेरिट पे वापस आ जाएंगे, रेटो हो जाएगी हमारी अपील। बिल्कुल मैं बिल्कुल, यही थोड़ा सा लेकिन अगर आपकी फाइल है तब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है ही। जब अभी तक हम सोते रहे तो उसका तो कोई इंतजाम है ही नहीं भाई, हम सोते ही रहे।
तो उसका कोई इंतजाम नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संजीव सर अनम्यूट कर लीजिए। संजीव कुमार गुप्ता जी। जी सर, नमस्कार सर। अंकित जी नमस्कार नमस्कार। क्वेरीज मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारे केस में ओरिजिनल डिमांड हमने जमा कर दी, ब्याज भी जमा कर दिया, पेनाल्टी की अपील पड़ी हुई है, तो उस अपील को अगर 128 का हम लाभ लेना चाहते हैं तो हम उस अपील को विड्रा करना उचित होगा, या उस अपील को मतलब जो है विड्रा कर ले, या उसको हम नॉट प्रेस करें? देखिए, आप उस अपील को विड्रॉ कर लीजिए। विड्रा कर लें? अच्छा विड्रॉ सर। करना पड़ेगा। अच्छा सर, Until जिन लोगों आपको लगता हो कि आप मेरिट पे मजबूत हो, आपका ऐसे ही माफ हो जाएगा, तो विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अरे सर, उसमें ये था कि पार्टली ब्याज हमने जमा कर दिया था, ओरिजिनल डिमांड जमा कर दी फुल, पार्टली ब्याज जमा कर दिया, पार्टली ब्याज उसमें रह गया था, तो उस पे उन्होंने पेनल्टी लगा दी थी हम पे। हमने उसको लिखा भी कि कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण है, और आपके द्वारा भी कोई इसमें असेस नहीं किया गया ब्याज कैलकुलेट करके, इसलिए गलती दोनों तरफ से हुई है, लेकिन वो एडिशनल हमारे सुनने को तैयार नहीं उस चीज को है, तो उसमें 20,000 रुपये पेनल्टी लगी हुई है। वही आप मैंने सर सर विड्रॉ कर लीजिए और इसमें अपील SPL 02 फाइल करिए। जी अच्छा सर, एक चीज और, जैसे हाँ, अभी जो अब ब्याज की जैसे हमें वो लेना है लाभ, तो इसका पेमेंट कैसे करें? DRC 03 से या सीधे 3A से? सर आप पहले DRC 03 करिए, अच्छा, उसके फिर बाद 3A DRC 03A फाइल करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर सेम कंसर्न है। जी सर जी बोलिए। सर इनके केस में पेनाल्टी की डिमांड है, मेरे केस में डिमांड है इंटरेस्ट की। पार्टी ने क्या किया है, मेरिट्स पे अगर हम जाएंगे तो पार्टी के पास में तो सब कुछ मेरिट्स, बट उन्होंने क्या किया कि उनके सीनियर पूरा का पूरा जो है RTC रिवर्सल कर दिया। मैंने उसकी अपील कर रखी है एमनेस्टी में जो आई थी, तो बट वो अपील बोल रहे थे साहब कि आपकी अपील जो है वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आपके मैटर में टैक्स डिस्प्यूट में है ही नहीं। तो क्या उसका विड्रॉल अपील का करके इसका बेनिफिट ले सकता हूँ क्या? सर एक बार सर फिर से बताएंगे सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। अब आ रही है सर आवाज? हाँ सर बताइए। सर मेरे केस में जैसे अभी सर ने बताया कि डिमांड जो है 117/18 की मैटर में पूरी उन्होंने DRC 03 से रिवर्सल कर दिया पूरा डिमांड का। ठीक है। और तो जब रिवर्सल कराया तो उन्होंने भाई RTC कंज्यूम हो गई पूरी, तो उन्होंने ब्याज खड़ा कर दिया, भाई इतना ब्याज जमा करा दो। तो ब्याज के लिए डिस्प्यूट मैंने किया, जो एमनेस्टी स्कीम भी आई थी 31 मार्च में, जिसकी अपील 24 हम लोगों ने करी है, तब वो रिसल साहब बोले थे कि इसकी अपील तो कर दी पर इसमें टैक्स डिस्प्यूटेड है ही नहीं, तो तुम्हारी अपील तो वैसे भी नहीं हो सकती उस एमनेस्टी में। तो क्या आप जैसे कि अपनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी खड़ी हुई है, तो क्या विड्रॉल कर दूं अपील को और 128 के लिए SPL 02 फाइल करूं उसके लिए? हाँ बिल्कुल विड्रॉ कर लीजिए और फाइल कर लो। हाँ, टैक्स चूंकि पूरा दही रखे हुए हैं, जमा ही हो रखा, तो फिर क्या डबल बिल्कुल फायदा लीजिए, उसमें आई ये योजना है ही इसीलिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। कोई अदर क्वेरी? जी सर बोलिए। यहाँ पे बोलिए। अरे पहुंच ही नहीं आएगा, पहुंच ही नहीं आने का। अरे अमित सर कोई क्वेरी है आपकी? ठीक है सर, अजय शुक्ला सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। मैं पृथ्वी असोल जी से विनती करूंगा कि वो मोबाइल खेलेगा आधा घंटा। अमित खंडेलवाल जी अनम्यूट। क्यों निकल रहा है? अमित खंडेलवाल जी म्यूट कर लीजिए अपना आपको। जी सभी को नमस्कार। मैं इस अपने उपकाश की 251 वेबिनार के सफल आयोजन के लिए श्री माननीय हर्ष शर्मा जी द्वारा दिए गए अंतिम उद्बोधन के लिए उनका हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए प्रमुख वक्ता आज जो हमारे बीच जिन्होंने हमारा ज्ञानार्जन किया, श्री सरस्वती पुत्र एडवोकेट अजय शुक्ला जी, उनका हम सभी अधिवक्ताओं की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हम सभी अधिवक्ता उनके लिए इस ज्ञानार्जन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।
इसके लिए हम माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपने प्रिय बंधु श्री अंकित गर्ग जी का भी धन्यवाद सभी अधिवक्ताओं की ओर से देना चाहूँगा, जो हर सप्ताह हमारा ज्ञानार्जन करते हैं। और श्री संजय भटनागर जी का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी अधिवक्ताओं की ओर से। अंत में सभी अधिवक्ताओं की ओर से मैं इस वेबिनार के अपनी ओर से भी उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन को टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम, हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन तथा अपनी ओर से और हम सभी अधिवक्ताओं की ओर से आज के इस वेबिनार के जनक श्री हर्ष शर्मा जी, जो हमारे लिए हर सप्ताह ज्ञानार्जन के लिए ऐसा सुंदर सेशन लेकर आते हैं और हमारे ज्ञानार्जन में बढ़ोतरी करते हैं, उनका अपने खुद की तरफ से तथा सभी अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी का धन्यवाद। इसके अलावा जो भी माननीय अधिकारी पदाधिकारी बंधु हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद, आभार। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। राष्ट्रगान करा दीजिए सर। जी, सभी से विनती है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अजय शुक्ला का अंतिम से फिर धन्यवाद। उन्होंने बड़े अच्छे से बारीकियों को सभी की क्वेरीज ली और सभी को बड़े अच्छे से समझाया, और आशा है वो आगे भी जब हमें ज्ञानार्जन की जरूरत होगी हमें अपना कीमती समय देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को गुड नाइट। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। गोवर्धन नाथ सभी को शुभकामनाएं भैया।